हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HY नॉवल स्टोरी। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। CH1, आप प्लीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। मुंबई रायचंद मैंशन। शादी का एक खूबसूरत मंडप सजा हुआ था और एक दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे जिन्होंने गले में वरमाला पहनी हुई थी। पंडित जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, अब आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी की बात सुनकर दूल्हे ने दुल्हन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर फेरों के लिए खड़ा हो गया। दूल्हा दुल्हन की फैमिली आसपास ही खड़ी थी और अपने हाथों से उन पर फूलों की बारिश कर रही थी। फेरों के बाद वहां पर अब दूल्हा दुल्हन के बीच मंगलसूत्र और सिंदूरदान की रस्म हुई और उस रस्म के बाद पंडित जी दूल्हा दुल्हन की तरफ देखते हुए बोले, अब से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की बात सुनकर सभी घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं दुल्हन का चेहरा तो दुपट्टे से ढका हुआ था, लेकिन अंदर से उसकी हल्की हल्की मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। वही दूल्हे के चेहरे पर सेहरा था। पंडित जी एक बार फिर से बोले, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तभी दूल्हा अचानक से बोला, अब तक तो जो हुआ वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी पंडित जी। शादी के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना तो बनता है। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने साथ दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा कर लिया था। वही दुल्हन ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसे कुछ अजीब लगा। तभी अचानक से एक शख्स भागता हुआ वहां पर आया जिसके कपड़े बहुत ज्यादा फटे हुए थे। वो शायद रायचंद मैंशन के बैकयार्ड एरिया से भागते हुए आ रहा था। जैसे ही वो वहां पर आया, वो जोर से चिल्लाया, ये शादी नहीं हो सकती। उसका चिल्लाना सुनकर सब लोग जो पहले ही दूल्हे की आवाज़ सुनकर हैरान थे, वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गए क्योंकि उनके सामने खड़ा इंसान पीयूष ठाकुर था जिससे रायचंद परिवार की इकलौती बेटी दिलकशी रायचंद की शादी हो रही थी। लेकिन अगर दूल्हा यहाँ है तो फिर जो मंडप में बैठा है वो कौन है? ये सवाल अब सबके दिमाग में घूम रहा था और तभी वो दूल्हा जो दिलकशी के साथ बैठा था उसने अपने चेहरे से सेहरा हटाया। जैसे ही उसका चेहरा सबके सामने आया सबके होश उड़ गए। उनके सामने मुंबई का टॉप बिजनेसमैन, ना सिर्फ मुंबई जिसका सिक्का दुनिया के हर देश में चलता था, जिसकी नज़र बिल्कुल बाज जैसी और जिसकी आवाज़ एकदम शेर की दहाड़ जैसी, जिसका रुतबा जंगल में घूम रहे चीते जैसा और जिसका एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड के लिए तो शायद कोई मिसाल बनी ही नहीं थी, जिसका नाम था सितम राजपूत। सितम को वहां पर देखकर सबके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उन्हें झटका मिल गया हो। वही सितम ने अपने साथ खड़ी दिलकशी की तरफ देखा और बोला, शादी मुबारक हो हार्ट बीट। उसकी आवाज़ सुनकर अब दिलकशी अपने घूंघट में से बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो तो सामने खड़े इंसान को पहचानती तक नहीं थी, तो वो इंसान उसे हार्ट बीट कैसे बोल सकता था? लेकिन तभी उस इंसान को उसने थोड़े गौर से देखा और अगले ही पल उसकी आंखें हैरत में फैल गई। तकरीबन 2 दिन पहले सड़क के बीचों बीच दो आदमी एक लड़के को बुरी तरह से मार रहे थे। वो लड़का उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था, उनसे बोल रहा था कि उसने जो गलती की है उसकी सजा के लिए वो तैयार है, लेकिन उसे ऐसे मर ना जाए, उसकी जान बख्श दी जाए। लेकिन उन दो आदमियों ने उसकी एक नहीं सुनी और दोपहर की चीरती हुई धूप में उन दोनों आदमियों ने बड़ी ही बेरहमी से उस लड़के का कत्ल कर दिया था। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ी दिलकशी जो 21 साल की बेहद खूबसूरत लड़की, लेकिन फिलहाल उसके चेहरे पर गुस्सा चमक रहा था, उसने इस वक्त अपने हाथों में एक छोटा सा पप्पी लिए हुई थी। जैसे ही उसने वो सब देखा उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा डर से कांप रहा था और आंखों में नमी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना ज्यादा बेरहम कैसे हो सकता है। कैसे कोई बीच सड़क में ऐसे कत्ल कर सकता है? क्या यह है इंडिया जहां पर कोई किसी भी वक्त किसी को भी मार सकता है, किसी की भी कीमती जान ले सकता है? और क्यों? अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून का है, यूं ही कोई मुंह उठाकर किसी की जान नहीं ले सकता। वो गुस्से से कांपती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसके साथ खड़ी उसकी फ्रेंड मेघा बोली, अरे यार प्लीज छोड़ना उसे, तुम चल वापस घर पर, अगर किसी को पता लगा कि हम घर से बाहर आए हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दिलकशी तुरंत बोली, ऐसे कैसे मैं इन घटिया लोगों को छोड़ दूं? तू 1 मिनट ये पकड़, मैं अभी आई। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पप्पी मेघा को पकड़ा दिया और खुद आदमियों की तरफ बढ़ गई। वो उनके पास आई और अगले ही पल उसने एक आदमी का गिरेबान पकड़ लिया जिसके हाथों में गन थी। वो गुस्से से उस आदमी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से किसी की जान लेने की? ओ कौन तुम? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो आदमी दिलकशी की तरफ देखते हुए बोला, मैं सितम राजपूत का आदमी हूं और इस आदमी ने गलती की थी इसीलिए इसे जान से मारा गया है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जाओ जाकर सितम राजपूत से बात करो। उस आदमी की बात सुनकर दिलकशी हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। एक तो दिन दहाड़े मर्डर करना और ऊपर से इतना एटीट्यूड। वो गुस्से से बोली, तुम्हारे सितम राजपूत को तो मैं देखती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ वापस आई। उसने मेघा को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और खुद भी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को गाड़ी राजपूत इंडस्ट्रीज लेकर चलने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद राजपूत इंडस्ट्रीज जैसे ही उनकी गाड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर आई वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ गई। मेघा और ड्राइवर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दिलकशी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। जैसे ही उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने की तरफ देखते हुए वो एकदम से चौंक गई।
सामने एक लड़की लिफ्ट की दीवार से लगकर खड़ी थी और उस पर एक शख्स झुका हुआ था। वो शख्स उस लड़की मिताली की गर्दन पर किस कर रहा था और मिताली ने भी अपने हाथ उस शख्स पर कसे हुए थे। वो गहरी आहें भरते हुए बोली, सितम, तुम्हारा ये सितम बर्दाश्त करूं भी तो कैसे? तभी सितम उससे अलग होते हुए बोला, फिलहाल तो सितम का सितम उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा जिसने लिफ्ट का दरवाजा खोला है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें सामने दिलकशी पर ठहर गई थी, जो गुस्से से देख रही थी क्योंकि अब उसे ये पता चल चुका था कि सामने खड़ा बेहुदा इंसान खुद सितम राजपूत है, जिससे मिलने के लिए वो वहां पर आए है। सितम दिलकशी को देखते हुए बिल्कुल लिफ्ट के दरवाजे पर आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, हु द हेल आर यू? दिलकशी उसके जवाब पर व्यंग्य से मुस्कुराई। उसे सितम से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। अगले ही पल उसने सितम पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन सितम ने भी तुरंत उसकी नाजुक सी कलाई को अपने हाथ में कसकर जकड़ लिया और अगले ही पल उसे घुमाते हुए उसकी कलाई को उसकी पीठ से लगा दिया और उसे भी अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अब दिलकशी का चेहरा सामने की तरफ था और उसकी पीठ सितम के सीने से लगी हुई थी। उसकी सांसें बेहद गहरी चल रही थी और सितम की सांसों का शोर उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था। सितम बिल्कुल उसके कान में बोला, ना कोई बात, ना कोई मुलाकात। सितम राजपूत पर हाथ उठाने की गुस्ताखी, सितम के सितम से अनजान हो क्या? उसकी बात सुनते हुए दिलकशी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके होंठ हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। वो इतनी मजबूत थी ही नहीं जितनी वो बन रही थी। अगर कोई उसके साथ कुछ गलत करता तो वो अपनी आवाज़ भी ना उठा पाती, लेकिन जब वो किसी और के साथ कुछ गलत होते हुए देखती थी तो वो खुद को शांत भी नहीं रख पाती थी। वही सितम ने अब अपना दूसरा हाथ उसके पेट पर रख दिया तो दिलकशी एकदम से कांप उठी। CH2, अब वो सितम राजपूत की बीवी है। अब आगे राजपूत इंडस्ट्रीज। उसने इस वक्त वाइट कलर की कुर्ती पहनी हुई थी जो फ्रंट से खुली थी और उसे अपने पेट पर सितम की उंगलियां महसूस हो रही थी। खूबसूरत सा चेहरा जो बिल्कुल दूध की तरह गोरा था, एकदम से लाल हो चुका था और होठों के फड़फड़ाने के अंदाज से पता चल रहा था कि इस वक्त उसके अंदर क्या हलचल मची हुई है। वही बेशक से सितम उसे देख नहीं सकता था, लेकिन वो उस हलचल को महसूस कर सकता था। उसने एक हल्की सी किस दिलकशी की गर्दन पर की और फिर उसे छोड़ दिया। दिलकशी तुरंत पलटकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। सितम मुस्कुराया और बोला, सितम खूबसूरत लड़कियों की पहली गलती माफ़ कर देता है, लेकिन दूसरी गलती में बेशक से खूबसूरत लड़कियां अपनी सबसे खूबसूरत चीज़ उसे क्यों ना दे दें, फिर भी वो माफ़ नहीं करता। ये बोलते हुए उसकी नज़र दिलकशी की गर्दन से नीचे की तरफ जा रही थी। दिलकशी उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर एकदम से इनकंफर्टेबल हो गई। वो गुस्से से बोली, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं तुम्हें यहाँ पर आई तो सबक सिखाने थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे तुम जैसे बेहुदा इंसान के मुंह नहीं लगना चाहिए। तुम जैसे बेहुदा इंसान सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करने के लायक हो। सितम उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने बिना पीछे देखे ही मिताली से सवाल किया, मी टू बेबी, कैन यू इग्नोर मी? सामने से मिताली का जवाब आया, नॉट एट ऑल सितम, तुम्हारे लिए तो मैं मर भी जाऊं। उसका जवाब सुनकर दिलकशी बस उसकी तरफ देखती रह गई। दुनिया में ऐसी लड़कियां भी होती है जो सामने वाला कैसा है ये भी नहीं देखती, बस शायद उसके पैसों पर और उसकी लुक्स पर मर मिट जाती है। लुक्स में तो सितम सच में सितम ढा देने वाला था। उम्र तकरीबन 27 साल, बॉडी एकदम हॉट एंड सेक्सी, परफेक्ट फेस शेप और परफेक्ट जॉ लाइन के साथ तीखी नाक और गहरी हरी आंखें, आईब्रो में लगा हुआ कट और कानों में पहना हुआ डायमंड स्टड उसे बहुत हॉट एंड अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। दिलकशी ने अचानक ही उस पर से अपनी नज़रें हटाई और बोली, शायद तुम्हारी मीतू बेबी अंधी है या फिर दिमाग से पैदल। अगर उसे दिखाई देता हो और सब कुछ समझ में आता तो वो तुम्हें किस नहीं कर रही होती। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही सितम ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया। दिलकशी की नज़र उसकी तरफ उठ गई। वो एक बार फिर से गहरी सांस लेने लगी थी। वही सितम अब उसे पीछे की तरफ लेकर बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे दिलकशी के कदम पीछे होते जा रहे थे और अचानक से वो एक पिलसे लगी। सितम की गहरी गहरी सांस वो खुद के चेहरे पर महसूस कर रही थी। सितम उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, मेरे मुंह नहीं लगना चाहती ना तुम, तो अब तुम किसी और को अपने मुंह लगा भी नहीं पाओगी। ये बोलकर उसने दिलकशी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेटली स्मूच करना शुरू कर दिया। दिलकशी की आंखें एकदम से हैरत में फैल गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी और उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से सितम को पीछे की तरफ धक्का देना चाहा, लेकिन सितम उसे इंटेंसली किस किए जा रहा था और वो लगातार यूं ही 5 मिनट उसे किस करता रहा जबकि दिलकशी कुछ भी नहीं कर पाई। वो बस उसके होठों को अपने होठों पर सितम ढाते हुए महसूस कर रही थी। अब जब तकरीबन 5 मिनट बाद सितम ने दिलकशी के होठों को छोड़ा तो दिलकशी के होंठ एकदम सुर्ख लाल हो चुके थे, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां जिन्हें किसी ने बड़ी शिद्दत से मसल दिया हो। सितम को देखते हुए दिलकशी की आंखों में नमी तैर रही थी और सितम के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो दिलकशी की तरफ देखते हुए बोला, यू टेस्ट वेरी डिलिशियस हार्ट बीट। उसकी बात सुनकर दिलकशी एक पल के लिए उसकी तरफ देखती रह गई और फिर उसने जोर से सितम को धक्का दिया और वहां से भागते हुए बाहर की तरफ चली गई।
उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे और वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए जब बाहर की तरफ आई तो उसका इंतजार करती हुई मेघा उसे देखते ही बोली, तुम रो क्यों रही हो? कहीं उस सितम राजपूत ने तुम्हारे साथ तो कुछ गलत नहीं कर दिया ना? मुझे बहुत डर लग रहा है दिलकशी, हमें घर चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मुझे कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। दिलकशी गाड़ी में बैठी और उसे देखते हुए अब मेघा भी गाड़ी में आ गई। वो दिलकशी की आंखों में देख रही थी, जहां पर आंसुओं का समुद्र तैर रहा था, लेकिन वो अपने आंसू अब बाहर बहने नहीं दे रही थी। वो नहीं चाहती थी किसी को पता चले कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है। मेघा ने उसके घुटने पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम ठीक तो हो ना? दिलकशी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बिना ड्राइवर की तरफ देखे बोली, गाड़ी स्टार्ट कीजिए भैया और रायचंद मेंशन चलिए। उसकी बात सुनकर ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही वक्त में उनकी गाड़ी वापस रायचंद मेंशन में आ गई थी। आज का दिन दिलकशी सितम की तरफ देख रही थी और सितम भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोला, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि तुम मुझे भूली तो नहीं हो हार्ट बीट। दिलकशी उसके सवाल का कोई जवाब दे ही नहीं पाई। वही गुस्से से गरजता हुआ एक इंसान जो कोई और नहीं दिलकशी का भाई अंगद रायचंद था, वो तुरंत आगे की तरफ आया और उसने सितम का गिरेबान पकड़ लिया। सितम की नज़रें अभी भी दिलकशी की तरफ थी, जबकि दिलकशी एकदम हैरान रह गई थी। उसने अंगद की तरफ देखा जिसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और अगले ही पल अब अंगद ने सितम पर अपना हाथ उठा दिया। वो उसे पंच मार रहा था, लेकिन उसका हाथ सितम के गाल को छूता उससे पहले ही सितम ने अपने हाथ से उसका पंच रोक लिया था और फिर उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ करते हुए गुस्से से कांपते हुए उसे देख रहा था। वो बेहद कर्कश भरी आवाज में बोला, अपने जीजे का ऐसा स्वागत? तुम लोग तो सच में बड़े ही बेकार निकले। हमारे यहाँ पर तो दुश्मनों का स्वागत भी धूमधाम से किया जाता है और तुम लोग अपनी बहन के पति पर ही हाथ उठाने लगे। पर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी परवरिश ही ऐसी होगी। ये बोलते हुए उसने सामने खड़े यशवंत रायचंद की तरफ देखा जिनकी गुस्से से मुठ्ठियां कसी हुई थी। उनके आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से सितम, दिलकशी और अंगद को देख रहे थे। वहां पर खड़े सभी लोग आपस में बातें करने लगे थे। कोई सितम को कुछ बोल रहा था तो कोई दिलकशी के बारे में बातें बना रहा था। तभी यशवंत जी एकदम से सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, आज की शादी की रस्म पूरी हो चुकी है, आप लोगों के लिए खाना सामने की तरफ लगा हुआ है, आप लोग खाना खाकर जाएगा। ये बोलते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ रखे थे और उन्हें यूं देखकर सितम के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उनकी बात सुनकर वहां पर खड़े जितने भी मेहमान थे अब सारे बाहर दरवाजे की तरफ जा चुके थे। कोई भी ऐसे में खाना खाने के लिए रुकने नहीं वाला था, क्योंकि वहां पर मौजूद सभी लोग अच्छे घरों के थे, लेकिन कुछ लोग थे जो अभी भी वहीं पर खड़े थे और वो थे मीडिया वाले और खुद रायचंद और ठाकुर फैमिली के लोग, जिनके बीच पीयूष ठाकुर भी खड़ा था और गुस्से से सितम की तरफ देख रहा था। वो आगे आया और सितम की तरफ देखते हुए बोला, दिलकशी से मेरी शादी हो रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घटिया हरकत को अंजाम देने की? दिलकशी सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरी बीवी बनेगी। उसकी बात सुनते हुए सितम के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ रहे थे। उसने अब अंगद पर से अपनी नज़र हटाई और पीयूष के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। वो हल्का सा पीयूष के चेहरे पर झुका और अगले ही पल उसने पीयूष को उसके गिरेबान से पकड़ लिया था। पीयूष थरथर कांपने लगा। सितम गुस्से भरी और गहरी आवाज में बोला, दिलकशी कोई चीज नहीं जिसे कोई ऐरा गहरा अपनी बोल देगा। अब वो सितम राजपूत की बीवी है। सितम राजपूत नाम लेने में भी तुम अटक जाओगे। उसकी बीवी को अपनी बीवी बनाने में तो तुम्हें 70 जन्म लग जाएंगे, और अगर अपनी जुबान पर लगाम नहीं रखा तो तुम्हें एक ही जन्म में 70 मौतें दे देगा ये सितम राजपूत। उसकी धमकी सुनकर पीयूष बस कांपता हुआ उसकी तरफ देखता रह गया और अगले ही पल अब सितम ने वापस दिलकशी के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। दिलकशी के हाथ तुरंत सितम के कंधे पर आ गए। वो बस अपनी आंखों को बढ़ाकर सितम की तरफ देखती रह गई और सितम भी उसकी तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुराया। अगले ही पल यशवंत जी के पीछे खड़े हुए लगभग से 20 गार्ड्स ने अपने हाथों में गन उठा ली थी। सितम उनकी इस हरकत पर मुस्कुराया और जैसे ही उसने सामने मीडिया वालों की तरफ देखा, मीडिया वालों ने तुरंत अपने कमरे नीचे फेंक दिए और अपनी अपनी कमर से गन निकालकर अंगद की तरफ पॉइंट कर दी। अब जहां यशवंत जी के पीछे 20 गार्ड्स थे, वही अब अंगद पर 21 गन एक साथ तनी हुई थी। CH3 सितम के सितम को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब आगे रघुवंशी मेंशन उन्हें देखकर अब यशवंत जी ने अपने गार्ड्स को अपनी गन नीचे करने का इशारा कर दिया। सितम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो दिलकशी को अपनी गोद में उठाए हुए ही यशवंत जी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, गुड डिसीजन यशवंत रघुवंशी, तुम्हारी बेटी को अपनी बीवी बनाकर लेकर जा रहा हूँ। परेशान मत होना, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा इसका। बेशक तुमसे दुश्मनी है, लेकिन हम दोनों की दुश्मनी के बीच में इसे बिल्कुल नहीं लेकर आऊंगा। बहुत नाजुक है ना ये, और सुना है बहुत लाडों से पाला है तुमने इसे, तो मैं भी इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये बोलते हुए सितम के चेहरे पर बड़े ही दिलकश एक्सप्रेशंस थे। वही यशवंत जी का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। वो सितम की आंखों में आंखें डालकर बोले, आज से 27 साल पहले हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। अगर तुम्हें भी तुम्हारे बाप के साथ मार। ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गए थे, क्योंकि उनकी नज़र दिलकशी पर जा चुकी थी जो सितम की गोद में थी और बहुत डरी हुई थी। उसे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि सितम ने उससे शादी क्यों की।
उसने जो 2 दिन पहले सितम के साथ पंगा लिया था उसकी वजह से या वजह कोई और है? उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके दादाजी को पता ना चल जाए कि वो सितम से लड़ने उसके ऑफिस गई थी, वरना सितम का तो पता नहीं, उसके दादाजी ही शायद उसकी जान ले लेते। सितम तिरछा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम वो गलती नहीं करते तो अब तुम्हें उस गुनाह की सजा कैसे मिलती? गुनाह तो तुमने बहुत कर लिए यशवंत रघुवंशी, अब वक्त आ गया है उन गुनाहों का भुगतान करने का। सितम राजपूत अब तुम्हें न सिर्फ तुम्हारे गुनाहों की सजा देगा बल्कि तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखाएगा। ये बोलकर यशवंत जी को अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए वो तुरंत वहां से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चुका था। वही यशवंत जी और उनका परिवार वहीं पर खड़ा था, जिसमें यशवंत जी, उनका बेटा वनराज और उनकी बहू माधवी के साथ साथ उनका बेटा आगद रघुवंशी भी थे। वो सब सितम को दिलकशी को ले जाते हुए देख रहे थे। आगद की गुस्से से मुठिया कसी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सितम दिलकशी की तरफ देखते हुए बोला, डर तो नहीं लग रहा? ये बोलते हुए उसने गाड़ी के बाहर खड़े ड्राइवर को एक नज़र देखा। सितम के सवाल पर दिलकशी ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। सितम ने एक बार फिर से पूछा, क्यों? दिलकशी मासूमियत से बोली, अगर आपने मेरे दादाजी को बता दिया कि मैं आपसे लड़ने आई थी तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। सितम उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, अरे ये तो मैं भूल ही गया, रुको बता कर आते हैं। जैसे ही उसने कहा दिलकशी ने तुरंत उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया और जल्दी से बोली, प्लीज़ प्लीज़ नहीं। सितम ने अब कुछ नहीं कहा, बस दिलकशी को गाड़ी के अंदर बिठा दिया। दिलकशी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसके आदमी ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। अब सितम भी तुरंत ड्राइविंग सीट पर आया और अगले ही पल वो खुद उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए वहां से ले गया था। सितम अपने साथ बैठी हुई दिलकशी की तरफ देख रहा था, जो चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए सितम की तरफ देखते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप मेरे परिवार के दुश्मन हैं? आपने उनके साथ दुश्मनी के चलते मुझसे शादी की है? सितम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, नहीं, आज सुबह जब मैं उठा तो मेरा शादी करने का मन कर रहा था। मैंने पता लगवाया कि शहर में किस किस की शादी हो रही है। उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम था, तो मैंने सोचा तुमसे अच्छा ऑप्शन क्या ही होगा, बस इसलिए इस मंडप में आ गया। उसकी बात सुनकर दिलकशी एक बार फिर से बस उसकी तरफ देखते ही रह गई। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक खूबसूरत पैलेस के अंदर एंटर हुई। उस पैलेस के बाहर लिखा था राजपूत पैलेस। सितम ने गाड़ी पार्किंग एरिया में रोकी और फिर तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला। वो सीधा घर के अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक ही वो रुका और वापस दिलकशी के पास आया। दिलकशी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। जैसे ही सितम उसके सामने आकर खड़ा हुआ, उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। बेशक से उसने परसों ही सितम के साथ लड़ाई की थी, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा करने वाली बिल्कुल नहीं थी। वो तो बस उस दिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और सितम से लड़ने चली गई, लेकिन अब उसे उसकी गलती पर पछतावा हो रहा था। सितम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और व्यंग्य से बोला, तुम्हें तो मैं अपने साथ ले जाना ही भूल गया, आओ बाहर। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से दिलकशी को अपनी गोद में उठा लिया था। दिलकशी के हाथ एक बार फिर से उसके कंधे पर आ गए थे। वो उसकी तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोली, आपने मुझसे शादी क्यों की? सितम उसकी तरफ देखकर बोला, मैंने सुना है शादी एक एडवेंचर है। आज मेरा एडवेंचर करने का मन कर रहा था, बस इसीलिए कर ली। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से दिलकशी उसकी तरफ देखती रह गई और सितम उसे दरवाजे पर ले आया था। तभी दिलकशी को सामने एक औरत दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी और उसके साथ ही एक लड़की भी खड़ी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 20-21 साल की थी। वो लड़की सितम की बहन थी, लेकिन उसकी सगी बहन नहीं बल्कि उसके चाचा जी की लड़की राशि थी, जिसका सितम और उसके परिवार के बिना इस दुनिया में कोई भी नहीं था। दरवाजे पर खड़ी औरत कालिंदी जी के हाथों में आरती का थाल पकड़ा हुआ था, जिससे वो सितम और दिलकश की आरती उतारने वाली थी। दिलकशी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सितम ने उन्हें अपनी शादी के बारे में पहले ही बता दिया हो। उसे बहुत अजीब लग रहा था जिस तरह से सितम ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। वो सितम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अपनी गोद से नीचे उतार दीजिए ना। हमारी शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे अपनी गोद में उठाकर घूमते रहेंगे। मुझे ना आप पसंद, ना आपकी गोद में ऐसे आना। सितम तुरंत बोला, ओह रियली, देन गेट लॉस्ट। ये बोलकर अगले ही पल सितम ने उसे तुरंत नीचे छोड़ दिया। दिलकशी खुद को संभाल भी नहीं पाई और नीचे जमीन पर गिरने लगी, लेकिन वो नीचे जमीन पर गिरती उससे पहले ही अब सितम ने एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठा लिया था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि दिलकशी तो कुछ समझ ही नहीं पाए। सितम उसकी तरफ देखते हुए बोला, दोबारा छोड़ूं नीचे? दिलकशी ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया। जिस तरह से सितम उसे उसके परिवार के बीच से ले आया था और जिस तरह से वो उसके चेहरे पर गुस्सा देख रही थी, अब उसे सितम से अजीब से डर लग रहा था। कालिंदी जी ने उन दोनों की आरती उतारी और फिर दिलकशी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। दिलकशी तुरंत बोली, मैं खुद नहीं आई यहाँ पर, ये मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं, इन्होंने मुझसे धोखे से शादी की है। राशि और कालिंदी जी उसकी बात सुनकर हंसने लगी और उन्हें हंसते हुए देखकर दिलकशी ने मुंह बनाया। सितम कालिंदी जी की तरफ देखते हुए बोला,
अगर आपने और कोई रस्म करनी है तो प्लीज़ मॉम आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं अपनी वाइफ को अपने रूम में लेकर जाने के लिए और वेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं इसे अपने रूम में ले जाऊँ? कालिंदी जी ने कुछ नहीं कहा और सितम तुरंत दिलकशी को अपने रूम में ले आया। दिलकशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐसे कैसे सितम उसे अपने रूम में लाने की बात कर सकता था, लेकिन उसकी सितम से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सितम उसे अपने रूम में लेकर आया तो दिलकशी हैरानी से रूम की तरफ देखने लगी। ऐसा लगता था जैसे उसका रूम दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत रूम है, लेकिन सितम का रूम तो उसके रूम को भी पीछे छोड़ रहा था। वही सितम ने उसे बेड पर लाकर छोड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब पूछो क्या पूछना चाहती हो? दिलकशी बेहद मासूमियत से बोली, पूछने का क्या फ़ायदा, आप हर बार अलग ही जवाब देते हैं। सितम बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, इस बार जो सवाल करोगी उसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब मिलेगा, अब जल्दी पूछो वरना मेरा मूड चेंज हो गया तो फिर पछताओगी। दिलकशी तुरंत बोली, आपने मुझसे शादी क्यों की? सितम उसके बिल्कुल करीब आया। दिलकशी पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन सितम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे हटने से भी रोक लिया। दिलकशी की सांसें जैसे हलक में अटक गई थी। वही सितम की नज़र उसके होठों पर जा ठहरी थी। वो हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाकर बेहद डीप वॉइस में बोला, तुमने क्या कहा मुझसे कि तुम कभी मुझे अपने मुंह नहीं लगाओगी, है ना? दिलकशी तुरंत बोली, आई एम सो सॉरी। आइंदा मैं कभी आपसे कोई पंगा नहीं लूंगी। अब मैं अपने घर जाऊं, लेकिन प्लीज़ आप किसी को बताइएगा मत कि मैं आपके ऑफिस आई थी। सितम उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए तब तक अब दोबारा अपनी जुबान मत खोलना। दिलकशी तुरंत एकदम चुप हो गई। सितम डेविल स्माइल के साथ बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम मेरे अलावा किसी और को अपने मुंह से नहीं लगा पाओगी, तो बस फिर सितम राजपूत अपनी बात पूरी न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर भी दिलकशी सवालिया एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। सितम उसकी तरफ देखते हुए बोला, चेहरे से तो काफ़ी मासूम लग रही हो, तो उस दिन झांसी की रानी क्यों बनी हुई थी? दिलकश मासूमियत से बोली, क्योंकि आपने एक बेगुनाह को मारा था, आपको कोई हक नहीं बनता था ऐसा करने का, उसके लिए कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। क्या आपने मुझसे शादी कर उस बात का बदला लिया है? सितम हंसा और बोला, तुमसे किस चीज़ का बदला? मैं लड़कियों से इस तरह के बदले नहीं लेता, लेकिन एक बात अब मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर ढंग से रहोगी तो बीवी बनाकर रखूंगा और पति का प्यार भी मिलेगा, लेकिन अगर अपने खानदान की तरह हरकतें की तो सितम के सितम को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। CH4, ये वाला तो पूरा रेड फ्लैग है। अब आगे राजपूत पैलेस सितम की बातें सुनकर दिलकशी बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो बड़ी ही मासूमियत से बोली, क्या अब आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे? सितम तुरंत बोला, जाने दूंगा ना। शॉपिंग पर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, कहीं घूमने जाना चाहती हो तो जा सकती हो, अपने मायके अगर किसी से मिलने जाना चाहती हो तो जा सकती हो, अगर इसके अलावा भी कहीं और जाना है तो मुझे बता देना, जा सकती हो, लेकिन साथ में मैं चलूंगा। उसकी आखिरी बात सुनकर दिलकशी ने मुंह बनाया, लेकिन फिर वो एक बार फिर से मासूमियत से बोली, लेकिन मैं ये शादी। वो इसके आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही सितम अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, फालतू की बकवास तो करना मत, क्योंकि जितना तुम बकवास करोगी उतना मुझे गुस्सा आएगा, और मैं नहीं चाहता मैं अपनी नई नवेली बीवी पर गुस्सा करूं। मैं चाहता हूं कि आज की रात हम दोनों की वेडिंग नाइट में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना आए, इसलिए खुद को पूरी तरह से रेडी रखना। अभी फिलहाल मैं किसी से मिलने जा रहा हूं। दिलकशी तुरंत बोली, किस से मिलने? सितम जो लगभग से अपनी शर्ट के सारे बटन खोल चुका था वो उसकी तरफ घुमा। इस वक्त उसकी चेस्ट उसकी शर्ट से साफ दिखाई दे रही थी। उभरे हुए एब्स और गले में पहनी हुई गोल्ड की चेन जिसमें एक पेंडेंट भी था। पेंडेंट पर बाहर राउंड शेप थी, लेकिन अंदर से एक क्रॉस बना हुआ था। दिलकशी बहुत ही ज्यादा गौर से उसे देख रही थी। तभी अचानक से ही उसे अपने चेहरे पर सितम की गर्म सांसों का एहसास हुआ। वो एकदम से कांप उठी। सितम उसके बिल्कुल करीब उसके चेहरे पर झुककर खड़ा था और उसे पता ही नहीं चला वो पता नहीं कौन से ख्वाबों में खो गई थी। सितम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम तो बड़ी प्रो निकली, बीवी बने अभी 2 घंटे भी नहीं हुए और बीवी की तरह बिहेव करना भी शुरू कर दिया। जलन हो रही है ये सोच सोच कर कि ना जाने मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारे आने से पहले तो बहुत सारी थी मेरी ज़िंदगी में, लेकिन अब कोई नहीं आएगी, सिर्फ तुम रहोगी, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरी रहोगी। जिस दिन तुमने मेरे कहने से बाहर गई या मेरी मर्जी के बिना अपनी मर्जी चलाई, उस दिन सितम की नज़रें भी किसी और पर जाएगी और फिर सितम खुद भी किसी और के पास जाएगा। उसकी बात सुनकर दिलकशी को पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जैसे वो कभी ऐसा होने नहीं देना चाहती। लेकिन वो तुरंत अपना सर झुकाते हुए बोली, लेकिन आप मुझे ये बात तो बता ही नहीं रहे हैं कि क्या इस शादी को मानना? ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गई थी, क्योंकि सितम उसे गुस्से से घूर रहा था। अब सितम ने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकी। दिलकशी ने नीचे गिरी हुई शर्ट को देखा। भाल ऐसे कोई कपड़े इधर उधर फेंकता है क्या? ये सोच फिलहाल उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सितम ने अब वापस क्लोजेट की तरफ जाकर एक दूसरी शर्ट पहनी और उसे पहनकर रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन फिर जाते जाते रुका और वापस दिलकशी की तरफ पलटते हुए बोला, वेडिंग नाइट में मुझे मेरी बीवी लहंगे में नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए क्लोजेट में एक सरप्राइज रखा है, उसे पहनकर रेडी रहना।
ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर तुरंत वहां से चला गया। दिलकशी उसके जाने के बाद बिस्तर से उठी और गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो खुद से ही बोली, कैसा इंसान है ये, कितना खतरनाक है, पता नहीं क्यों मुझे इससे इतना डर लग रहा है। उस दिन तो नहीं लगा था, लेकिन अब तो बहुत डर लग रहा है। ये मुझे यहाँ क्यों ले आया, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं पहले इसलिए कुछ नहीं बोली क्योंकि मैं नहीं चाहती थी दादाजी को पता चले कि मैं इन्हें जानती हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से जाना है। पर मैं यहाँ से जाऊँ कैसे? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, लेकिन तभी उसने अपने माथे पर जोर से अपना हाथ रखा और बोली, ओफो दिलकशी, कितनी पागल है तू। अगर घर में बाहर से अंदर आने का रास्ता है तो अंदर से बाहर जाने का भी तो होगा ना। मैं ट्राई करती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही दरवाजे की तरफ आई और उसने दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा खुला ही नहीं। वो एकदम हैरान रह गई। उसने 2-3 बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजा खींचा भी, लेकिन दरवाजा तो टस से मस भी नहीं हुआ। उसने गुस्से से मुंह बनाया और वापस पैर पटकते हुए बेड पर आ गई। ना ही उसके पास उसका फोन था और ना ही कुछ और जो वो किसी से बात कर लेती। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ रहे थे जिन्हें वो बार बार साफ कर रही थी। अब वो और भी ज्यादा मायूसी से बोली, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे तो पीयूष भी नहीं पसंद थे, लेकिन दादाजी के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। पर ये वाला तो पूरा रेड फ्लैग है, नहीं चाहिए मुझे रेड फ्लैग, मुझे मेरा ग्रीन फ्लैग चाहिए। लेकिन अब क्या करूं? ये बोलते हुए वो अपना नाक सिकोड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सितम अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुका था। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी एक क्लब के बाहर आकर रुकी, जहां पर बहुत सारा क्राउड था और सिगरेट के धुएं और शराब की स्मेल से वो क्लब पूरा खचाखच भरा हुआ था। वो शख्स अपने चेहरे पर मास्क लिए अंदर की तरफ आया और सीधा वहां पर बने हुए रूम की तरफ बढ़ गया। बाहर सब लोग डांस में बिजी थी, लेकिन अंदर जहां रूम बने हुए थे वहां पर दुनिया ही कुछ अलग थी। जैसे ही वो शख्स रूम नंबर 501 के बाहर पहुंचा, उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने उस रूम का दरवाजा खोला। हालांकि रूम अंदर से लॉक था, लेकिन उस शख्स के पास उस रूम की एक्स्ट्रा की थी, जिससे वो दरवाजा एक पल में खुल गया और अगले ही पल उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे हुए एक शख्स पर गई, जिसका नाम हैदर था। और हैदर के हाथों में एक वाइन का गिलास था और साथ ही 3-4 लड़कियां भी बेड पर बैठी हुई थी, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे और वो अपनी बॉडी को हल्का हल्का सहला रही थी। वो शख्स जाकर हैदर के सामने बैठा और हैदर उसकी तरफ देखते हुए बोला, व्हाट डू यू वांट? वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, मुझे जो चाहिए वो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। हैदर एक स्मिक स्माइल के साथ बोला, एंजॉय नहीं करना चाहोगे? वो शख्स तुरंत बोली, नो, मेरी आज की एंजॉयमेंट फिलहाल कोई और है, जस्ट गिव मी द पार्सल। ये बोलते हुए उसकी नज़रें हैदर पर गहरी हो गई थी। हैदर हंसा और बोला, क्या बात, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। पहले तो बड़ा एंजॉय करते थे, मैं स्पेशल तुम्हारे लिए आज कुछ खास चीज़ लेकर आया था, पर खैर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इट्स ओके। ये बोलकर उसने अपने साथ रखा हुआ छोटा सा बैग खोला, जिसमें एक और छोटा सा बैग था और उस छोटे से बैग में एक और छोटा सा बैग था। उस बैग को देखकर उस शख्स के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जो मास्क पहने होने की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी, जो बता रही थी कि इस वक्त वो शख्स सच में काफी खुश है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जहां पर एक टैटू बना हुआ था, जो कि बाहर से एक राउंड शेप की लेयर थी और अंदर एक क्रॉस का निशान बना हुआ था। हैदर ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर वो बैग उस शख्स की तरफ बढ़ा दिया। उस शख्स ने तुरंत उस बैग को लिया और फिर अपनी जगह से उठकर बोला, जब लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होता है तो इंसान का बिहेवियर और उसके तेवर दोनों बदल जाते हैं, और यहाँ तो बात मेरी है, और मैं तो पल पल बदलने वाला इंसान हूँ, मेरी तो बहुत ही अलग है। ये बोलकर वो अब तुरंत वहां से जा चुका था और उन लड़कियों के चेहरे पर मायूसी झलकने लगी जो बिस्तर पर फैली हुई थी, और उन्हें लग रहा था कि अभी जो इंसान वहां से गया है वो उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करेगा और उनके साथ रात बिताएगा। अब वो बस आहें भरती रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ वो शख्स अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। वही जैसे ही वो गाड़ी वहां से निकली, एक नकाबपोश आदमी जो वहां पर छिपकर खड़ा था, उसके हाथों में गन थी। वो बस उस शख्स पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन वो शख्स तो किसी आंधी की तरह आया और तूफान की तरह वहां से चला गया। वो आदमी उस पर अटैक कर ही नहीं पाया और अब उसने झुंझलाते हुए अपने बॉस को फोन किया। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन यशवंत जी इस वक्त एक कमरे में थे और उनके सामने ही अंगद खड़ा था। यशवंत जी और अंगद इस वक्त दोनों ही एक फ़ोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अंगद का फ़ोन बजा, उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। सामने से एक आदमी की आवाज़ आई, सॉरी बॉस, लेकिन आज काम नहीं हुआ। वो मेरे सामने ही था लेकिन बहुत जल्दी में था और मुझे इतना टाइम मिला ही नहीं कि मैं उस पर अटैक। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और फिर गुस्से से अपना फ़ोन जोर से नीचे ज़मीन पर पटक दिया था। यशवंत जी उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए उसके पास आए। अंगद भी गुस्से से गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसने यशवंत जी की तरफ देखा और अगले ही पल यशवंत जी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अंगद का चेहरा एकदम लाल हो गया। यशवंत जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, अगर तुमने अपना काम ढंग से किया होता तो हमें दूसरों पर इतना निर्भर होना ही नहीं पड़ता। अगर पहले ही उसकी जान ले ली होती तो आज तुम्हारी वजह से हमें ये सब कुछ देखना नहीं पड़ता।
अगद ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। तभी एक सर्वेंट ने आकर दरवाजा नॉक किया। यशवंत जी ने दरवाजे की तरफ देखा। सामने खड़ा सर्वेंट बोला, वो नीचे नीचे वो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही यशवंत जी बोले, तुम चलो हम आ रहे हैं। वो सर्वेंट अब बिना ये बताएं वहां से जा चुका था कि नीचे कौन आया है, लेकिन यशवंत जी और अगद दोनों ही बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि नीचे कौन आया होगा। CH5 सितम के सितम को सहने की आदत डाल लो। अब आगे रघुवंशी मेंशन अगद और यशवंत जी दोनों सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे, जहां पर सामने सोफे पर सितम बैठा था और उसने अपने एक पैर पर अपना दूसरा पैर रखा हुआ था। उसके चेहरे पर एटीट्यूड इस वक्त गजब का झलक रहा था। यशवंत जी ने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे किए हुए थे और वो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़े हुए। सितम उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, घर में काम करने के लिए नौकर चाकर तो काफ़ी होंगे, तुम मेरे सामने आकर क्यों खड़े हो गए? बैठ जाओ, बड़े बुजुर्गों से अपनी सेवा नहीं करवाता मैं। यशवंत जी गुस्से से बोले, अपने दुश्मन को अपने सामने देखकर मेरा मन उसकी सेवा करने का नहीं, उसकी जान लेने का कर रहा है। सितम अपनी जगह से उठा और उनके बिल्कुल करीब होकर उन्हें अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, ख्वाब अच्छे देख लेते हो तुम, लेकिन सितम राजपूत को मारने के लिए जिगरा चाहिए और मैंने सुना है बुजुर्गों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसलिए ज़रा ख्वाब अपनी सेहत के हिसाब से देखिए। उसकी बात सुनकर यशवंत जी की गुस्से से मुठियां कस गई थी। अब सितम की नज़र पीछे खड़े हुए अगद पर गई, जिसका चेहरा एक तरफ से लाल था। तभी वो अगद की तरफ बढ़ गया, लेकिन अगद के पास आते आते उसने वही टेबल पर रखे हुए फ्रूट बकेट में से एक एप्पल उठा लिया था। वो उस एप्पल को लेकर अगद के पास आया और एप्पल की तरफ देखते हुए बोला, काफ़ी लाल एप्पल है, लगता है अच्छे से पका हुआ है। तुम्हारा गाल भी इस वक्त ऐसा ही लाल दिख रहा है, लगता है उसे भी काफ़ी अच्छे से पकाया गया है। अगद गुस्से से कांप रहा था। अगले ही पल उसने सितम का गिरेबान पकड़ लिया। सितम तुरंत बोला, तमीज से, जीजा हूं तुम्हारा, क्योंकि अगर जीजा बदतमीजी पर आ जाए तो तकलीफ बहन को होती है। अगद गुस्से से कांपते हुए उसके चेहरे पर पंच झड़ने लगा, लेकिन तभी यशवंत जी ने आकर उसका हाथ रोक लिया और उसका हाथ नीचे की तरफ करते हुए बोले, वक्त रहते जब तुम अपने इन हाथों का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाए तो अब बेवक्त चलाकर अपनी बेवकूफ़ी और ज़्यादा मत दिखाओ। ये बोलते हुए उन्होंने अगद को हल्का सा धक्का दे दिया था। तभी वहां पर वनराज जी और माधवी जी भी आकर खड़े हुए। सितम यशवंत जी की बात सुनकर मुस्कुराया और फिर अगद की तरफ देखते हुए बोला, बड़े बुजुर्ग कभी भी गलत सलाह नहीं देते, उनकी सलाह मान लिया करो, काम आएगी तुम्हारे। अगद का गुस्सा अब उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा बढ़ रहा था। तभी सितम यशवंत जी की तरफ देखते हुए बोला, एक ही दिन में दो दो बार मुंह की खाकर कैसा लग रहा है तुम्हें यशवंत रघुवंशी? उसकी बात सुनकर यशवंत जी हंसे और बोले, आज शायद तुम्हारा दिन था, लेकिन दिन हमारा भी आएगा और जिस दिन हमारा दिन आएगा उस दिन। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही सितम जाकर सोफे पर बैठ गया और इस बार उसके बैठने का तरीका और भी ज्यादा गजब था। उसने अपने दोनों हाथ सोफे पर फैलाए हुए थे और एक पैर के ऊपर पैर रखा हुआ था। वो यशवंत जी की तरफ देखते हुए बोला, दिन वाला वक्त जा चुका है यशवंत रघुवंशी, अब तो जमाना आता है और जमाना अब सितम राजपूत का है। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों पर सितम करने का, अब ये सितम आया है तुम्हें सितम का असली मतलब समझाने। ये बोलकर अब उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ एप्पल जोर से अगद की तरफ फेंका और अगद ने एक झटके से उसे कैच कर लिया। अगर वो उसे कैच नहीं करता तो वो एप्पल सीधा उसकी आंख पर जाकर लगता। सितम अब अपनी जगह से खड़ा हुआ और वापस यशवंत रघुवंशी के पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कल तुम्हारी बेटी के साथ आऊंगा, सुना है शादी के बाद पगफेरे की रस्म होती है, उम्मीद है अपने दामाद और अपनी बेटी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ोगे। ये बोलकर उसने एक नज़र उन सबको देखा और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। यशवंत जी का हाथ कांप रहा था। उन्होंने वही साइड में खड़े हुए एक गार्ड की तरफ देखा तो अगले ही पल उस गार्ड ने अपने हाथ में पकड़ा हुई बंदूक ऊपर की तरफ की और सितम पर निशाना तान दिया। सितम दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। गार्ड ने बंदूक के ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने लगा अचानक ही सीधा उसके माथे पर जाकर गोली लगी और एक झटके से वो इंसान से लाश बनकर नीचे जमीन पर गिर गया। यशवंत जी की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने सामने सितम की तरफ देखा जो अपने हाथ में पिस्टल लिए मुस्कुरा रहा था। उसी ने उस गार्ड का काम तमाम किया था। सितम अब एक बार फिर से बोला, आज की मुलाकात काफ़ी ज़बरदस्त रही, अब कल मिलते हैं। ये बोलकर अब वो बिना एक पल रुके वहां से जा चुका था और उसके जाने के बाद यशवंत जी ने सामने रखा हुआ कांच का टेबल देखा और जोर से उसे उठाकर दूसरी तरफ पटक दिया। वो कांच पूरा नीचे जमीन पर बिखर गया था और यशवंत जी गुस्से से गहरी गहरी सांस ले रहे थे। वनराज जी उन्हें संभालने के लिए तुरंत आगे आए, लेकिन अब यशवंत जी वहां से अपने कमरे की तरफ जा चुके थे। बाकी सब लोग वहां पर खड़े रह गए थे। वहीं दूसरी तरफ सितम की गाड़ी वापस राजपूत पैलेस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आया। अंदर फिलहाल उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। वैसे भी कालिंदी जी और राशि उसके आने का इंतजार नहीं करते थे, क्योंकि उसके आने जाने का कोई टाइम ही नहीं होता था, इसलिए वो दोनों अपना खाना खाकर आराम से सो जाती थी। उन्होंने दिलकशी के लिए खाना भेजा था, लेकिन दिलकशी का रूम बंद था तो सर्वेंट खाने की ट्रॉली वापस लेकर आ गई थी।
कालिंदी जी ने भी यही सोच लिया था कि सितम जब आएगा तो वो खुद ही दिलकशी को खाना खिला देगा। वहीं दूसरी तरफ सितम अब अंदर आया और अंदर आते ही उसने वहां पर रखी हुई एक बेल प्रेस की तो तुरंत सर्वेंट क्वार्टर में से 3 सर्वेंट निकलकर वहां पर हाजिर हुए। सितम उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला, 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे रूम में डिनर पहुंच जाए। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम की तरफ बढ़ गया था और वो तीनों सर्वेंट झट से किचन की तरफ चले गए थे। उन्हें अब 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा डिनर प्रिपेयर करना था। वही सितम ने आकर अपने रूम का दरवाजा खोला तो उसकी नज़र बेड पर लेटी हुई दिलकशी पर गई, जो अभी भी फिलहाल अपने लहंगे में ही थी और उसकी आंखें बंद थी, मतलब वो सोई हुई थी। सितम उसके पास आया और आकर बिल्कुल उसकी बगल में बैठकर उसके चेहरे पर झुका और उसके चेहरे को घूरने लगा। एक पल को तो दिलकशी को यूं लगा कि शायद वो सपने में कुछ महसूस कर रही है, लेकिन जब सितम के होंठ उसे और भी ज्यादा महसूस होने लगे तो उसने अपनी आंखें खोली और सितम के चेहरे को अपने चेहरे के इतने करीब महसूस कर अब उसकी आंखें खुली नहीं बल्कि फैल चुकी थी। वो तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठी और गहरी गहरी सांस लेते हुए सितम को देखने लगी। वही सितम उसकी तरफ देखकर बोला, क्या कहा था मैंने तुमसे? दिलकशी डरते हुए बोली, क्या क्या कहा था? सितम मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना कि मुझे वेडिंग नाइट पर तुम इस लहंगे में नहीं चाहिए हो। तुम्हारे लिए क्लोजेट में तुम्हारे कपड़े रखे हैं, तुम वही कपड़े पहनकर रेडी रहना। तो तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? दिलकशी तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, मैं अपने कपड़े चेंज नहीं करूंगी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। आपके जाने के बाद मैंने यहाँ से जाने की कोशिश की लेकिन मुझसे दरवाज़ा नहीं खुला। ये बोलते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा जो एक बार फिर से बंद था। वो मासूमियत से बोली, आप प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है और प्लीज़ मुझे एक बार अपना फ़ोन भी दे दीजिए। मेरी एक दोस्त है मेघा, मैं उसे फ़ोन करके बुला लूँगी। वो अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही सितम बिल्कुल उसके करीब आया और उसने दिलकशी के सीने पर अपना हाथ रख दिया। दिलकशी की सांस हलक में अटक गई। सितम उसकी तरफ देखते हुए बोला, हार्टबीट, जब एक बार में कोई मेरी बात नहीं मानता ना तो दूसरी बार मैं वो बात बोलता नहीं हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत उस ब्लाउज को अपनी मुट्ठी में कसते हुए जोर से खींचा तो उस ब्लाउज की डोरियां एक झटके से टूट गई और वो ब्लाउज दिलकशी के बदन से अलग हो चुका था। दिलकशी ने तुरंत अपना सीना ढक लिया और सितम की तरफ देखने लगी जो उसके सीने की तरफ ही देख रहा था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, ये आपने क्या किया? आप अपने मेरे कपड़े फाड़ दिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। सितम चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ हार्टबीट, कहा था तुमसे नाइटी पहनकर रेडी रहना लेकिन तुम तो ये लहंगा पहनकर बैठी हो। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी वेडिंग नाइट तुम्हारे साथ इस लहंगे में सेलिब्रेट करूंगा? मेरे लिए तो वो नाइटी भी बहुत ज़्यादा थी पर हाँ उसे फाड़ना थोड़ा आसान होता। ये बोलते हुए उसने दिलकशी की कमर पर अपना हाथ रख दिया। दिलकशी की आंखों में आंसू आ गई। वो रोते हुए बोली, लेकिन ये शादी अपने धोखे से की है, मुझे आप पसंद नहीं हो। सितम उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, वो पीयूष तुम्हें पसंद था? दिलकशी ने तुरंत अपना सरना में हिलाया क्योंकि उसे पीयूष भी नहीं पसंद था, वो बस अपने दादाजी के कहने पर उससे शादी कर रही थी। सितम गुस्से से बोला, तो फिर उसे शादी क्यों कर रही थी? दिलकशी ने अपना नाक ऊपर की तरफ खींचते हुए कहा, क्योंकि दादाजी ने कहा था शादी करने के लिए। सितम उसे बिल्कुल अपने करीब खींचते हुए बोला, तो फिर वेडिंग नाइट मेरे कहने पर मना लो। वैसे भी पति हूं तुम्हारा, आज नहीं तो कल हम दोनों के बीच ये सब कुछ होना ही है, तो आज से ही सितम के सितम को सहने की आदत डाल लो। ये बोलते हुए उसने खुद को दिलकशी के ऊपर झुका दिया और दिलकशी की गर्दन चूमने लगा। दिलकशी पीछे की तरफ बैंड होती जा रही थी। सितम ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ा और फिर उसे लेकर बेड पर झुकने लगा। दिलकशी की सांसें गहरी होती जा रही थी। वो बेड पर लेट गई थी और सितम उसके ऊपर था लेकिन उसकी बाहों ने उन दोनों के बीच एक फासला बना रखा था। लेकिन अब सितम ने उसके नाजुक से हाथों को अपने हाथों में जकड़ा और उन्हें दिलकशी के बदन से हटाने लगा। CH6, आपको शर्म नहीं आती क्या? अब आगे राजपूत पैलेस। लेकिन तभी अचानक से दिलकशी तुरंत बड़ी ही मासूमियत से बोली, प्लीज़ 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 ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। उसकी बात सुनकर सितम तुरंत बोला, अगर तुम्हारी शादी मेरी जगह पीयूष से हुई होती तो भी तुम ऐसा ही करती क्या? वो तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करने की बात करता तो तुम उसे ऐसे ही रोकती? उसकी बात का दिलकशी कोई जवाब नहीं दे पाए। सितम एक बार फिर से बोला, अगर वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता तो तुम क्या करती? मैं बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ कि तुम उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाती, बल्कि तुम उसके सामने अपनी जुबान भी नहीं खोल पाती। अब तक तो वो तुम्हारे साथ सब कुछ कर भी चुका होता क्योंकि उसे तो तुम पर हक तुम्हारे दादाजी ने दिया है ना, इसलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि तुम उसे कोई जवाब दे पाओ। वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता और तुम सिर्फ उसकी जबरदस्ती बर्दाश्त करती। दिलकशी मासूमियत से बोली, मैं बेशक से पीयूष को नहीं रोक पाती, लेकिन आप में और पीयूष में तो फ़र्क है ना। वो जबरदस्ती करते तो कम से कम आप तो जबरदस्ती मत कीजिए। वैसे भी आपको पीयूष पसंद नहीं तो आप उनके जैसी हरकत भी क्यों कर रहे हैं? वो मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना? उसकी बात सुनकर सितम ने तिरछी नज़र से उसे देखा। वो अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाकर बोला, मतलब तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती ना करूं? दिलकशी ने तुरंत अपना सरना में हिलाया। सितम कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मेरा तो मन कर रहा है।
दिलकशी ने एक बार फिर से मासूमियत से पूछा, किस चीज़ का मन कर रहा है? सितम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वॉलीबॉल खेलने का। दिलकशी हैरानी से बोली, इतनी रात को? सितम मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ, वो वॉलीबॉल खेलने का मजा रात को ही आता है, पर तुम मुझे खेलने नहीं दे रही। दिलकशी चौंकते हुए बोली, लेकिन मैंने तो आपको मना ही नहीं किया। सितम ने सवालिया एक्सप्रेशन के साथ पूछा, पक्का? अगर मैं खेलूंगा तो तुम मुझे मना नहीं करोगी? उसके एक्सप्रेशंस देखकर दिलकशी को गड़बड़ लग रही थी। उसने धीमे से पूछा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सीधा सीधा कहिए ना, आपकी बातें मुझे कम समझ में आती है। मैं पूछती कुछ और हूँ, आप जवाब कुछ और देते हैं, और मैं जवाब कुछ और देती हूँ, आपका सवाल कुछ और होता है, इसलिए आप मुझसे सीधा सीधा सवाल कीजिए। सितम ने हैरानी से पूछा, तुम सीधा सीधा सवाल सुनना चाहती हो? दिलकशी ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। सितम झट से बोला, वेडिंग नाइट मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच, अब बताओ करने दोगी या नहीं? उसके सवाल पर दिलकशी की आंखें बड़ी हो गई। भला को ऐसे कैसे इतनी बड़ी बात बोल सकता था? उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। सितम ने उसकी ठोड़ी पर अपना हाथ मारा तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद किया। उसकी आंखें अभी भी हैरानी से फैली हुई थी। सितम एक बार फिर से बोला, अब जल्दी से बताओ, हाँ या ना? दिलकशी ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया। सितम ने उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए कहा, अब सीधा सीधा सवाल पूछा तो मना क्यों कर रही हो? दिलकशी की आंखों में नमी तैर गई। वो रोते हुए बोली, क्योंकि मुझे दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। मैंने सुना है कि वेडिंग नाइट पर हस्बैंड और वाइफ जो करते हैं उसमें बहुत दर्द होता है। मुझे भी दर्द होगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो सब मत कीजिएगा। मैं तो आपके साथ रहना भी नहीं चाहती, लेकिन आप मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर आप मेरे साथ वो सब करेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा रोना आएगा। सितम उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। चांद सा चेहरा मासूमियत की चाशनी में डूबा हुआ, आंखों में मोटे मोटे आंसू और फड़फड़ाते हुए होंठ। सितम उसे गौर से देखते हुए बोला, अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, जब तुम रिलैक्स फील करोगी तब कर लेंगे। अभी एक किस कर लूं? दिलकशी उसकी बात सुनकर खुश तो हो रही थी, लेकिन किस का सुनकर अब उसे एक बार फिर से टेंशन होने लगी थी। वो झट से बोली, कहाँ कहाँ करेंगे? उस दिन की तरह कहीं मेरे। ये बोलते हुए उसने अपने होठों पर अपनी उंगलियां रख ली, और वो मासूम ये भी भूल गई थी कि अब जब उसका हाथ उसके सीने से हट गया है तो क्या चीज़ सितम के सामने होगी। वही सितम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर दिलकशी को अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक ही सितम नीचे की तरफ झुका और अगले ही पल उसने दिलकशी के सीने पर अपने होंठ रख दिए। दिलकशी एकदम से चौंक गई। अब जाकर उसे होश आया कि उसने अपना हाथ कहाँ से हटा लिया था। वही सितम ने सिर्फ उसे हल्का सा किस ही किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया। वो अब उसके ऊपर से उठा तो दिलकशी ने तुरंत अपने हाथ अपने सीने पर वापस रख दिए थे। सितम उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें छोड़ तो दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने वो पूरी नहीं की तो मैं वापस तुम्हारे करीब आऊंगा, और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक हमारी वेडिंग नाइट अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो जाती। दिलकशी जल्दी से बोली, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सितम क्लोजेट की तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर वहां पर तुम्हारे लिए जो कपड़े रखे हैं उन्हें पहन कर आओ। दिलकशी ने नज़रें उठाकर क्लोजेट की तरफ देखा और फिर खुद को अच्छे से अपने हाथों से कवर करते हुए तुरंत क्लोजेट की तरफ भाग गई। सितम डेविल स्माइल के साथ उसे पीछे से देख रहा था। उसकी कोरी कमर और पीठ साफ दिखाई दे रही थी, हालांकि उसके लंबे बाल उसकी पीठ को छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे। दिलकशी ने पलटकर सितम की तरफ देखा। वो देखना चाहती थी कि कहीं सितम उसे देख तो नहीं रहा। उसे अपने सीने से अपने हाथ हटाने थे क्योंकि उसे क्लोजेट खोलना था, लेकिन सितम की नज़रें खुद पर देखकर अब वो अपने हाथ खुद पर से हटा ही नहीं पा रही थी। तभी सितम एकदम से बोला, अपने आप कपड़े ले रही हो या फिर मैं आऊं? उसकी बात सुनकर दिलकशी ने तुरंत अपना एक हाथ अपने सीने से हटाया और क्लोजेट को खोल अंदर उसने जल्दी से अपना हाथ डालकर जो कपड़े सबसे पहले उसके हाथ में आए उसने जल्दी से उन्हें उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने क्लोजेट से बाहर लाकर उन कपड़ों को देखा वो हैरान रह गई। वो एक हल्की सी रेड कलर की नाइटी थी जो नेट से बनी हुई थी। उसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गई थी। तभी अचानक से सितम एक बार फिर से बोला, खुद पहन रही हो या फिर मैं हेल्प करूं? उसकी बात सुनकर अब दिलकशी जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई थी। वो वॉशरूम में आ तो गई थी, लेकिन वो नाइटी पहनना अभी भी उसके लिए आसान नहीं था। उसने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। अपने दादाजी के डर से वो हमेशा सूट सलवार कुर्ती प्लाजो जैसे कपड़े पहनती थी। वो तो रात को भी टी शर्ट और लोअर पहनकर सोती थी, और कमरे से बाहर निकलना हो तो वापस सूट पहन लेती थी। उस नाइटी को देखते हुए उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसने किसी तरह अपना लहंगा उतारा और फिर उस नाइटी को पहन लिया, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाने की। वो नाइटी उसके घुटनों तक भी नहीं पहुंच रही थी। तभी सितम जो बाहर बेड पर बैठा था वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुम बाहर आ रही हो या फिर मैं अंदर आऊं? उसकी धमकी सुनकर दिलकशी की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत दरवाजा खोला और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं बाहर आ रही हूं। ये बोलते हुए उसने अपने पैर बाहर की तरफ रखे। उसके गोरे पैर जो मेहंदी से भरे हुए थे, जिनमें चांदी की बड़ी बड़ी पायल पहनी हुई थी, उन्हें देखकर सितम का दिल उन पायलों की तरह ही शोर मचाने लगा।
उसने उसके पैरों से उसे देखने की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे उसके घुटनों की तरफ आया, उसके गोरे घुटने जहां पर वो अपने हाथ रखकर अपनी नाइटी को खींच रही थी। सितम ने जैसे ही ऊपर उसके फिगर की तरफ देखा और जैसे ही उसकी नज़र उसके फिगर पर गई वो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। 21 साल की दिलकशी इस वक्त जितना खुद में सिमटने की कोशिश कर रही थी, उसका वो नाजुक सा बदन उतना ही ज़्यादा अंगड़ाया ले रहा था। वही दिलकशी तो नज़र उठाकर ऊपर की तरफ देख भी नहीं पा रही थी, पर अब किसी तरह हिम्मत करते हुए उसने सामने बेड की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने बेड पर सितम इस वक्त बॉक्सेस में बैठा था और इसके अलावा उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसे यूं देखकर दिलकशी की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ पल के लिए तो वो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं कर पाई और फिर तुरंत दूसरी तरफ घूमकर खड़ी हो गई। सितम बिस्तर से उठा और उसके पास आया। इस वक्त उसके हाथों में ड्रिंक का एक कैन था। उसने दिलकशी के पास जाकर पीछे से उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या हुआ, तुमने चेहरा दूसरी तरफ क्यों घुमा लिया? दिलकशी कांपती हुई आवाज में बोली, आप ऐसे बेड पर क्यों बैठे हैं? इस हालत में आपको शर्म नहीं आती क्या? आप ऐसे कैसे इन कपड़ों में मेरे सामने? अभी वो बोल ही रही थी कि सितम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, शुक्र मनाओ कि मैंने ये पहन रखे हैं, वरना मुझे तो इनमें भी नींद नहीं आती क्योंकि मुझे नेक सोने की आदत है। दिलकशी तुरंत बोली, लेकिन अब आपके साथ इस कमरे में मैं भी रहती हूँ, तो आप ऐसे नहीं सो सकते, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। सितम ने अब अचानक ही उसे अपनी तरफ घुमा दिया। दिलकशी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली थी। सितम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। दिलकशी के हाथ तुरंत उसके सीने पर आ गए थे। सितम उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओपन योर आइज। दिलकशी ने तुरंत अपना सर नामे हिलाया। सितम उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपनी आंखें खोल रही हो या फिर मैं अपना मूड चेंज करूं? तुम्हारे कहने पर मैंने वेडिंग नाइट का प्लान कैंसिल कर दिया ना, लेकिन अगर तुमने अभी अपनी आंखें नहीं खोली तो अगले ही पल तुम बेड पर होगी और मैं तुम्हारे ऊपर। उसकी धमकी सुनकर दिलकशी ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली थी और उसकी नज़रें सीधा सितम की ब्रॉड चेस्ट पर गई। उसे देखकर उसका गला सूखने लगा। CH7 बीवी तुम मेरी हो या फिर पड़ोसियों की? अब आगे राजपूत पैलेस। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सितम मुस्कुराया और बोला, बीवी हो तुम मेरी, अब अगर तुम्हारे सामने भी मैं कपड़े पहनकर घूमूंगा तो फिर तुम में और बाकी लड़कियों में फ़र्क क्या रह जाएगा? या तो फिर तुम बता दो कि मुझे तुम्हारे सामने कपड़े पहनकर रहना है और बाकियों के सामने मैं नेक घूम सकता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर दिलकशी की आंखें बड़ी हो गई। वो सोच में पड़ गई थी कि पति उसका लेकिन दूसरी लड़कियों के सामने ऐसे क्यों घूमेगा। उसने तुरंत अपना सरनामे हिलाया। वहीं उसकी मासूमियत देखकर सितम मुस्कुराया और बोला, तो फिर अब आइंदा कभी मुझसे नजरें हटाई तो देख लेना, मुझे अटेंशन चाहिए तुम्हारी, नहीं मिलेगी तो दूसरों के पास भाग जाऊंगा। कमी नहीं है सितम राजपूत को। उसके बाद फिर तुम मुझे मत ब्लेम करना कि तुम्हारा पति एक नंबर का ठरकी है या फिर प्ले बॉय है। उसकी धमकी सुनकर दिलकशी बस उसकी तरफ देखती रह गई। सितम ने अब एक नज़र बेड की तरफ देखा और बोला, जाओ जाकर लेट जाओ। दिलकशी मासूमियत से बोली, मैं सोफे पर लेट जाऊं? आपको बेड पर सोना होगा ना? सितम तुरंत बोला, ये अलग अलग सोने का रिवाज यहाँ नहीं चलेगा, बेड पर सोने दे रहा हूं ना, इतना काफ़ी है, वरना किसी और जगह पर भी सुला सकता था। दिलकशी ने मासूमियत से पूछा, किस जगह पर? सितम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसने अपने होठों के नीचे अपनी उंगली रखी और फिर अपनी जीभ को भी हल्का सा बाहर निकालकर अपने होठों को गीला किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो दिलकशी को जवाब क्या दे। एक गहरी सांस लेकर वो बोला, जब सुलाऊंगा तब बताऊंगा, अब जाओ जाकर चुपचाप बेड पर लेट जाओ वरना वेडिंग नाइट का प्लान बस बनने ही वाला है, मूड चेंज हो रहा है मेरा। उसकी धमकी सुनकर दिलकशी ने एक पल भी नहीं लगाया और चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। उसने ब्लैंकेट को पैरों से लेकर ऊपर कंधे तक ओढ़ लिया था ताकि सितम की नज़र उस पर आए ही ना। उसने अपनी आंखें बंद की और तभी उसे महसूस हुआ कि ब्लैंकेट में कोई घुस रहा है। उसने हल्की सी अपनी आंखें खोलकर देखा तो सितम ब्लैंकेट के अंदर आ चुका था और अब उसका हाथ दिलकशी की कमर को छू रहा था। दिलकशी मासूमियत से बोली, लेकिन आपने तो कहा था कि आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। सितम ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊं क्या? बीवी तुम मेरी हो या फिर पड़ोसियों की जिसे छूने से पहले मैं 10 बार सोचूं? दिलकशी मायूसी से बोली, लेकिन आपने तो कहा था। सितम ने अब एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की और फिर वापस दिलकशी की तरफ देखते हुए बोला, देखना तुम्हारे साइड टेबल पर हथौड़ा रखा है क्या? दिलकशी ने तुरंत अपना चेहरा घुमाकर साइड टेबल की तरफ देखा और बोली, नहीं रखा। अगर आप कहो तो मैं लेकर आऊं? सितम ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ जाओ लेकर और आकर मेरे सिर पर मारना। दिलकशी जो उसके मुंह से हाँ सुनकर बेड से उठने लगी थी, अब वो तुरंत वापस बेड पर लेट गई और बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर आपने मुझसे शादी की है तो आप मेरे पति हैं और मैं अपने पति को हथौड़े से थोड़ी ना पीट सकती हूँ। सितम जबरदस्ती का मुस्कुराया और बोला, तो फिर सवाल पूछना बंद करो, चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती रहो क्योंकि तुम्हारे सवाल भी हथौड़े से कम नहीं है। उसका जवाब सुनकर दिलकशी ने मुंह बनाया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सितम सरक कर उसके और भी ज्यादा करीब हो गया और फिर उसकी सांसें दिलकशी के चेहरे को छूने लगी। दिलकशी पहले ही नहीं सो पा रही थी और अब सितम की सांसों ने तो उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया था।
वो तकरीबन 5 मिनट यूं ही लेटी रही, लेकिन उसकी पलकें बार बार फड़फड़ा रही थी, तो सितम को पता चल रहा था कि वो सोई नहीं है। 5-7 मिनट बाद अब दिलकशी ने अपनी आंखें खोली और मुंह बनाते हुए बोली, अगर आप मुझे ऐसे देखते रहेंगे तो फिर मुझे नींद कैसे आएगी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई चोर हूं और इंस्पेक्टर ने मुझ पर नज़र रख रखी है। आप अगर अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपना चेहरा थोड़ा साइड कर लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या। सितम तुरंत बोला, ऊपर आओ मेरे। दिलकशी हैरानी से बोली, क्या क्या कहा आपने। सितम एक बार फिर से बोला, आई सेड मेरे ऊपर आओ। दिलकशी मायूसी भरी आवाज में बोली, लेकिन आपने तो कहा था कि आप कुछ नहीं करेंगे। सितम इरिटेट होते हुए बोला, अरे यार तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे अगर मैंने तुम्हें हाथ भी लगा लिया तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। मैंने कहा ना मेरे ऊपर आओ तो मतलब ऊपर आओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगा, और अगर मैं तुम्हारे ऊपर आया तो फिर मैं तुम्हारे अंदर तक जाऊंगा। उसकी धमकी सुनकर दिलकशी जल्दी से उसके ऊपर आकर लेट गई। उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सितम उसके ऊपर अंदर कहीं भी ना आए ये सोचकर वो बस जल्दी से आकर उसके ऊपर लेट गई थी। सितम ने अब उसकी कमर पर अपने हाथ रखे और बोला, मेरे सीने पर अपना सिर रखो और सो जाओ। दिलकशी ने बिल्कुल उसके कहे अनुसार ही सब कुछ किया। वैसे भी सितम ने उससे कहा था कि अगर वो उसके कहने के हिसाब से चलेगी तो वो उसे बीवी बनाकर रखेगा, और अगर उसके कहने से बाहर गई तो पता नहीं वो क्या क्या करेगा, इसलिए उसने अब जल्दी से अपना सर सितम के सीने पर रख लिया था। वहीं कुछ देर बाद अब सितम ने उसके बालों पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाने लगा। दिलकशी धीरे धीरे नींद में जा रही थी, अब उसे नींद आने लगी थी। लेकिन अचानक ही सितम बोला, तुम्हें कुछ अजीब सा फील तो नहीं हो रहा। कुछ चुभ तो नहीं रहा। दिलकशी ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं चुभ रहा। सितम थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, खुद को कंट्रोल कर रखा है, वरना अब तक तो दर्द से जान निकल रही होती तुम्हारी। उसकी बात सुनकर दिलकशी ने तुरंत अपना सर झुका लिया और वापस उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। उसे सितम की हार्ट बीट महसूस हो रही थी जो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी। वहीं सितम भी बार बार अपनी नज़र घुमाकर दिलकशी के चेहरे की तरफ देख रहा था, और जब उसे लगा कि दिलकशी सो चुकी है तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में थे। सुबह का वक्त तकरीबन 8 बजे दिलकशी ने अपनी आंखें खोली। वो अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर उठकर बैठी, उसकी नज़रें अपने आसपास घूम रही थी। उसने अब एक गहरी राहत की सांस ली क्योंकि सितम वहां पर मौजूद नहीं था। वो सितम के बारे में सोचते हुए बोली, है भगवान कैसा इंसान है ये सितम राजपूत। ओह सॉरी सॉरी, अपने पति का नाम नहीं लेते हैं ना। कैसे इंसान है ना ये रेड फ्लैग। कैसे इन्होंने मुझे अपने ऊपर लिटा था और ऊपर से बेशर्मों की तरह पूछ रहे थे कि मुझे कुछ चुभ तो नहीं रहा। इन्हें इतना भी नहीं पता है क्या, जैसे इन्होंने मुझे अपने ऊपर लिटाया था तो वो चुभेगा तो सही ना। तभी अचानक से बालकनी की तरफ से आवाज आई, क्या चुभ रहा था तुम्हें। सितम की आवाज सुनकर दिलकशी की आंखें बड़ी हो गई। उसने पूरे कमरे में तो देख लिया था, लेकिन उसने बालकनी की तरफ से नजर उठाकर भी नहीं देखा था, और अब बालकनी के दरवाजे पर ही सितम को सिगरेट पीते हुए देखा। उसकी जान हलक में अटक रही था। सितम सिगरेट पीते पीते ही उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, जवाब दो ना, क्या चुभ रहा था तुम्हें। दिलकशी तुरंत बिस्तर से उठी और बोली, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। जब तक मैं ब्रश नहीं कर लेती तब तक मैं बात नहीं करती। मैं ब्रश करके आती हूँ फिर हम बात करेंगे। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से जाने लगी, लेकिन सितम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने उसे अपनी तरफ खींचा। दिलकशी सीधा उसके सीने से आ लगी। वो रेड कलर की नाइटी जो उसने पहनी हुई थी उसमें वो अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि सुबह का ग्लो उसके चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। लेकिन दिलकशी की तो जान निकल रही थी, क्योंकि अगर वो नाइटी में थी तो सितम भी तो अभी तक बॉक्सर में ही था। उसके ब्राड चेस्ट से वो लगी हुई थी और उसके दिल में जोरों से धक धक हो रहा था। सितम उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, ब्रश किए बिना तुम बात नहीं करती। दिलकशी ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया। सितम ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, और मैं किस करने से पहले ब्रश किया है या नहीं ये नहीं देखता। ये बोलकर उसने दिलकशी के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे स्मूच करना शुरू कर दिया। दिलकशी की आंखें हैरत में फैल गई। उसने सितम के सीने पर रखे हुए अपने हाथ जोर से कस दिए। सितम उसके होठों के साथ खेलने लगा था। वो कभी उसके अपर लिप को अपने होठों में लेकर खींच रहा था तो कभी उसके लोअर लिप को। उसके एकदम हार्ड लिप्स के सामने दिलकशी के सॉफ्ट लिप्स तो जैसे कब के हार मान चुके थे। सितम ने अब अपना दूसरा हाथ भी उसके चेहरे पर रख दिया था और उसके चेहरे को और भी ज्यादा कस लिया था, क्योंकि अब वो और भी ज्यादा डिपली उसे किस करने लगा था। दिलकशी बस उसके होठों को खुद के होठों पर सितम करता हुआ महसूस करती रह गई, और सितम लगभग से 10 मिनट उसे यूं ही अपने सितम से पागल करता रहा। उसने जब अब दिलकशी के होठों को छोड़ा तो उसके होंठ एकदम ऊपर की तरफ उभर गए थे। उसने तुरंत अपने होठों को अपने दांतों में दबाया तो उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। सितम तुरंत बोल, दर्द हो रहा है क्या, अगर कहो तो मरहम लगा दूं। ये बोलते हुए उसने अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया था। दिलकशी ने तुरंत अपना सरना में हिलाया। सितम अचानक ही बोला, अब यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो, जाओ जाकर ब्रश करके आओ। गंदी लड़की बिना ब्रश के ही शुरू हो गई। ये बोलकर वो वहां से वापस बालकनी की तरफ जाने लगा और दिलकशी बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो कहाँ शुरू हुई थी,
वो तो ब्रश किए बिना सच में किसी से बात भी नहीं करती थी और यहाँ तो सितम ने उसे स्मूच करना शुरू कर दिया था। वो अब मुंह बनाते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई और सितम जाकर बालकनी में खड़ा हो चुका था। उसके हाथों में अब एक बार फिर से जलती हुई सिगरेट थी और वो उसके कश भर रहा था। उसने धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा और फिर बेहद डेंजरस स्माइल के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है यशवंत रघुवंशी तुम प्रो प्लेयर हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम एक नंबर के अनाड़ी हो। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे खेल में फंसूंगा, पर तुम इतना नहीं जानते कि जहां पर सितम राजपूत खड़ा होता है ना खेल शुरू ही वहां से होता है। तुम लड़ाओ अपना दिमाग जितना लड़ा सकते हो, लेकिन सितम राजपूत का एक दाव और तुम्हारे खेल की धज्जियां उड़ जाएगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था, लेकिन फिर अचानक ही वो हल्का सा मुस्कुराया और बड़े ही दिलकश अंदाज में बोला, हाय ये मासूमियत। ये बोलते हुए उसने सामने वॉशरूम की तरफ देखा जिसका दरवाजा खुला था, क्योंकि दिलकशी ने अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया था। वो सिर्फ वहां पर फिलहाल ब्रश कर रही थी। अभी अभी वो ब्रश करके फ्री हुई और टॉवल से अपना चेहरा साफ कर रही थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और सितम अंदर की तरफ आया। उसे अंदर आते हुए देख दिलकशी ने टॉवल साइड में रखा और बाहर की तरफ जाने लगी। जैसे ही उसने दरवाजे के पास आकर दरवाजे से बाहर निकलना चाहा, सितम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दिलकशी ने चौंकते हुए सितम की तरफ देखा। CH8 फड़फड़ाते हुए होंठ। अब आगे दिलकशी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? सितम तुरंत बोला, तुम्हें शावर नहीं लेना क्या? दिलकशी मासूमियत से बोली, शावर तो लेना है मुझे, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है और वैसे भी आप वॉशरूम में है तो आप फ्री हो जाए, उसके बाद मैं शावर ले लूंगी। तब तक आप मेरे लिए कपड़े भी मंगवा दीजिएगा। दिलकशी की बात सुनकर सितम उसके चेहरे को इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे पानी वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें भी शावर लेना है और मुझे भी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर पानी बचाएं। वैसे भी शादी के बाद अगर हस्बैंड वाइफ अकेले अकेले शावर ले तो मैंने सुना है बीवी को पाप लगता है। दिलकशी की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, क्या सच में ऐसा भी होता है? सितम ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, अगर तुम्हें नहीं यकीन तो तुम नेट पर चेक कर सकती हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दिलकशी जल्दी से बोली, लेकिन अगर बीवी को शर्म आए तो? सितम भी फटाक से बोला, ये बात तुम्हें पता नहीं, भूल गया कि जिस बीवी को शर्म आती है उसे तो और भी ज्यादा पाप लगता है। दिलकशी ने उसे घूरती हुई नजरों से देखा। सितम ने अगले ही पल उसे अपने कंधे पर उठाया और बोला, मैं नहीं चाहता तुम्हें जरा सा भी पाप लगे, इसलिए आओ दोनों एक साथ शावर लेते हैं। ये बोलते हुए उसने दिलकशी को शावर के नीचे उतार दिया था और अगले ही पल उसने शावर ऑन भी कर दिया। शावर का पानी तुरंत उन दोनों को भिगोने लगा। दिलकशी सितम की तरफ अभी देख रही थी कि एक झटके में ही सितम ने उसकी नाइटी को फाड़कर साइड में फेंक दिया। दिलकशी ने तुरंत अपने सीने को कवर किया। सितम तुरंत बोला, ऐसा भी कुछ नहीं है तुम्हारे पास खास जो तुम्हें मुझसे छिपाने की जरूरत है। मैं चोर नहीं हूँ जो तुम्हारा कुछ चुरा कर ले जाऊंगा। चीज तुम्हारे पास ही रहेगी, मैं तो बस उन्हें इस्तेमाल करूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी और उसकी नजरें दिलकशी के सीने पर थी। दिलकशी हैरानी से सितम की तरफ देखती रही। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। इतना तो शौवर से पानी नहीं गिर रहा था जितना इस वक्त वो शर्म के पानी में डूब रही थी। वही सितम तो जैसे पैदा ही बेशर्म हुआ था। उसने दिलकशी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लिया। दिलकशी की हल्की सी सिसकी निकल गई और अब उसके चेहरे पर जो पानी गिर रहा था वो सितम के चेहरे से होता हुआ आ रहा था। वो धीमे से बोली, ऐसे ऐसे शौवर कौन लेता है? सितम मुस्कुरा कर बोला, वो कपल जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दिलकशी मुंह बनाकर बोली, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती। सितम हंसा और बोला, ये बात अब कह रही हो, एक दिन खुद अपने इन होठों से कहोगी दीवानी हो तुम मेरी। ये बोलते हुए वो दिलकशी के होठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा था और दिलकशी कांपने लगी थी। एक तो ठंडा पानी और ऊपर से गर्म सितम। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक तरफ वो आग में बैठी हैं और दूसरी तरफ बर्फ उस पर पिघल रही है। उसका कांपना बढ़ता ही जा रहा था और उसे कांपते हुए महसूस कर सितम के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। उसने अब अचानक ही दिलकशी को अपनी गोद में उठा लिया। दिलकशी उसकी तरफ देखते हुए बोली, छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। सितम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अभी तक बड़ी भी नहीं हुई हो। ये बोलकर वो उसे बाहर की तरफ ले आया था। दिलकशी अभी भी शर्म से दुबे जा रही थी। उसने अपने हाथ पूरी तरह से अपने सीने पर रखे हुए थे। बाहर आकर सितम ने उसे चेंजिंग रूम में छोड़ा और बोला, वहां साइड में कपड़े रखे हैं तुम्हारे, पहनकर बाहर आ जाना। दिलकशी ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और जल्दी से पर्दा लगाकर पूरी तरह से चेंजिंग रूम के अंदर घुस गई। सितम बाहर की तरफ आया। उसने सबसे पहले वॉशरूम में जाकर अपना बॉक्सर उतारा और फिर एक टॉवल लपेटकर वापस बाहर आया। अब वो क्लोजेट से अपने कपड़े निकाल रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिलकशी ने जैसे ही सितम के रखे हुए कपड़े देखे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक रेड कलर की ड्रेस थी जो मुश्किल से उसके घुटनों तक आने वाली थी। ऐसे कपड़े उसने कभी भी नहीं पहने थे, लेकिन सितम ने तो शादी के बाद जैसे उसके कपड़ों पर कैंची ही चला दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करें क्या। जिस हालत में वो थी उस हालत में सितम के सामने जाने में भी उसे शर्म आ रही थी, इसलिए उसने जैसे तैसे वो कपड़े पहने और फिर बाहर की तरफ आए। वो सितम के पीछे आकर खड़ी हुई। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सितम को बुला सके।
वही सितम ने जब आईने में उसे देखा तो उसकी तरफ घुमा और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी ही इंटेंस नज़रों से देखने लगा। दिलकशी अपनी ड्रेस को नीचे की तरफ खींच रही थी। वो अटकती हुई आवाज़ में बोली, मैंने ऐसे कपड़े कभी भी नहीं पहने हैं, प्लीज़ आप मुझे कोई और कपड़े पहनने को दे दीजिए। सितम तुरंत बोला, क्यों, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है, अच्छे खासे तो है। दिलकशी तुरंत बोली, लेकिन दादाजी को ऐसे कपड़े पसंद नहीं थे, तो मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। मैं ऐसे कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ और कपड़े तो वही पहनने चाहिए ना जो हमें कंफर्टेबल लगे। सितम झट से बोला, तो मैं इन कपड़ों में अच्छी तरह से कंफर्टेबल हूँ। अब तक तुम अपने दादाजी की बातें मानती थी या फिर यूं कहूँ कि उनके इशारों पर चलती थी, लेकिन अब से तुम मेरी बीवी हो तो इशारे भी मेरे होने चाहिए। ये बोलते हुए वो अपनी उंगली गोल गोल घुमा रहा था और दिलकशी बस उसकी तरफ देखती रह गई। सितम अब उसके करीब आया और बोला, मेरी बीवी वही कपड़े पहनेगी जो मुझे पसंद है, अब जल्दी से अपना चेहरा भी ठीक करो, हमें जल्दी से नीचे जाना है। नीचे जाने की बात सुनकर दिलकशी की जैसे सांस ही हलक में अटक गई। वो सितम के सामने ही इन कपड़ों में इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो नीचे जाने में तो अब उसकी जान निकलने वाली थी। वो किसी तरह अपने कपड़ों को नीचे की तरफ खींचती हुई आगे की तरफ आई और अपने बालों को ड्राई करने लगी। सितम अब पीछे की तरफ हट चुका था और दूसरी तरफ खड़ा वो अपनी इंटेंस नज़रों से दिलकशी को ही देख रहा था। कुछ देर बाद दिलकशी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और सितम भी अब परफ्यूम स्प्रे करने के लिए वापस मिरर की तरफ आया। दिलकशी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बोली, यहाँ पर सिंदूर नहीं है, मुझे सिंदूर लगाना था। सितम ने तुरंत कहा, नहीं है तो मत लगाओ। दिलकशी भी जल्दी से बोली, ऐसे कैसे नहीं लगाऊं, शादी के बाद सिंदूर लगाना जरूरी होता है, इससे पति की उम्र बढ़ती है और वो सही सलामत रहते हैं। सितम हंसा और बोला, ओह रियली, मेरी सेफ्टी तुम्हारी मांग का सिंदूर करेगा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने ऐसे ही इतने सारे बॉडीगार्ड्स रख रखे हैं, कोई बात नहीं, अब उन्हें हटा दूंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर घुमा करूंगा। जब भी कोई मुझ पर अटैक करेगा तो तुम्हारा माथा आगे कर दिया करूंगा, तुम्हारा सिंदूर मेरी रक्षा कर देगा। उसकी बात सुनकर दिलकशी मुंह बना रही थी। वो जिस तरह से उसका मजाक बना रहा था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं अब सितम बिल्कुल उसके करीब आया और उसे कंधों से पकड़कर बोला, सितम राजपूत हूँ मैं, मुझे मारने के लिए एक इंसान की 7 पुश्ते भी लग जाए तो भी वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे में तुम्हें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर दिलकशी का हाथ पकड़कर रूम से बाहर ले आया। दिलकशी एक बार फिर से अपनी ड्रेस को नीचे की तरफ खींचने लगी थी। सितम उसे बिना ब्रेक के सीधा डाइनिंग टेबल पर लेकर आया जहां पर कालिंदी जी और राशि पहले से ही बैठी थी। दिलकशी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करें क्या। अगर वो कालिंदी जी के पैर छूने के लिए नीचे भी झुकती तो ड्रेस की वजह से पता नहीं उसका कहाँ कहाँ से क्या क्या नजर आता, इसलिए वो बस अपना सर हल्का सा झुकाकर बोली, गुड मॉर्निंग सासू माँ। उसके मुंह से वो सासू माँ बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सितम हेड चेयर पर बैठा और उसके बैठते ही कालिंदी जी ने दिलकशी को भी उसके साथ वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया तो दिलकशी तुरंत उस चेयर पर बैठ गई। सितम कालिंदी जी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपको जो अरेंजमेंट करने के लिए कहे थे आपने कर दिए क्या मॉम? कालिंदी जी मुस्कुराई और बोली, हाँ मैंने कर दिए, बाहर गाड़ी में सारा सामान रखा है। दिलकशी उन दोनों की बातें हैरानी से सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उन दोनों के बीच बात चल क्या रही है। तभी सितम अपना ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद अपनी जगह से उठा और बोला, अब चले? दिलकशी चौंकते हुए बोली, कहाँ कहाँ जाना है हमें? सितम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता था अपने पति के घर आते ही तुम अपना मायका भूल जाओगी। हार्ट बीट, कल हमारी शादी हुई है तो आज तुम्हारी पग फेरे की रस्म है, हमें तुम्हारे घर जाना है। घर जाने का जिक्र सुनकर ही दिलकशी को जैसे हार्ट अटैक आने वाला हो गया। वो तुरंत बोली, लेकिन मैं ऐसे कैसे घर पर? आई मीन आप जिस तरह से मुझे लेकर आए थे, मुझे नहीं लगता हमें वहां पर जाना चाहिए और मैं इन कपड़ों में। ये बोलते हुए उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। सितम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, सितम राजपूत के लिए रस्में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे साथ मैंने इस शादी को दिल से अपनाया है तो अब मैं नहीं चाहता हम कोई भी रस्म अधूरी छोड़े, इसलिए पग फेरे की रस्म तो होकर ही रहेगी। ये बोलते हुए वो उसे सीधा गाड़ी के पास ले आया था और उसे गाड़ी में बैठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। दिलकशी की हार्ट बीट हद से ज़्यादा फास्ट हो रही थी। वो सितम की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ आप मान जाए ना, हम लोग ऐसे वहाँ पर नहीं जा सकते। अगर दादाजी ने मुझे इन कपड़ों में देखा तो मेरी जान ले लेंगे, आप प्लीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। सितम तुरंत बोला, मैं तो ऐसा ही करूँगा, मैं भी देखता हूँ कौन मेरी बीवी को मेरी इजाज़त के बिना हाथ लगाता है। दिलकशी अब गुस्से से बोली, अगर मैं आपके साथ ज़बरदस्ती करूँ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अगर मैं आपको कहूँ कि आप इन कपड़ों में नहीं बल्कि बनियान निक्कर में मेरे साथ मेरे घर पर चले तो? अभी वो बोल ही रही थी कि सितम ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। दिलकशी की आंखें हैरत में फैलने लगी। CH9 लव बाइट्स। अब आगे राजपूत पैलेस के पार्किंग एरिया में। दिलकशी हैरानी से सितम की तरफ देख रही थी जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। वो तुरंत उसे रोकते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? सितम हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
अपनी बीवी का हुक्म मान रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? तुमने ही तो कहा मुझे बिना कपड़ों के मेरे ससुराल जाने के लिए, अब तुम्हारा कहा मैं ना मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? दिलकशी तुरंत मुंह बिगाड़ते हुए हुए बोली, कैसे इंसान हैं आप? ऐसे कोई ससुराल जाता है क्या? आपको शर्म नहीं आएगी? अभी वो बोल ही रही थी कि सितम ने अब अपनी शर्ट के सारे बटन खोलकर अपनी शर्ट को साइड में फेंक दिया था। दिलकशी परेशान होते हुए बोली, देखिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, अगर दादाजी आपको ऐसे देखेंगे तो उन्हें कैसा फील होगा? एक तो वैसे भी मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच कुछ ठीक है। उस दिन जिस तरह से आप एक दूसरे को देख रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे नज़रों ही नज़रों में आप दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। प्लीज़ आप अपने कपड़े वापस पहन लीजिए ना। दिलकशी की बात सुनकर सितम कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैंने अपने कपड़े उतारे हैं, तुम्हारे कहने पर अब मैं अपने कपड़े पहन भी लूंगा, लेकिन एक छोटी सी रिश्वत तुम्हें देनी पड़ेगी। दिलकशी तुरंत बोली, मेरे पास पैसे नहीं है। सितम हंसा और बोला, तुम्हारे पास तो पूरी दुनिया है, वो अलग बात है कि तुम्हारी दुनिया का दिमाग घुमा हुआ है। दिलकशी हैरानी से उसे देख रही थी। सितम एक बार फिर से बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने कपड़े पहन लूं तो तुम्हें मुझे लव बाइट देनी पड़ेगी। दिलकशी चौंकते हुए बोली, मुझे नहीं आती ये सब हरकतें, मुझे नहीं आती कोई लव बाइट देनी। सितम भी जल्दी से बोला, लव बाइट देने में कौन सा कुछ मुश्किल काम है? एक लव बाइट देने को ही तो बोल रहा हूँ, किस करनी है, बस थोड़ी इंटेंस वाली? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही दिलकश एक्सप्रेशंस थे। दिलकशी मुंह बनाते हुए बोली, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मुझे इसका एक्सपीरियंस है, बचपन से मैं लव बाइट देती आ रही हूँ और अब आपके कहने पर 1 मिनट में दे दूंगी, मुझे सच में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सितम ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारे इन होठों को छूने का और तुम्हारे इन होंठों को महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही कातिलाना एक्सप्रेशंस थे। उसकी आंखें दिलकशी के चेहरे पर ठहरी हुई थी और दिलकशी का दिल जोरों से धड़कने लगा था, उसके होठ थर थर कांपने लगे थे। सितम एक बार फिर से बोला, अगर शर्ट पहनाना चाहती हो तो अभी इसी वक्त यहाँ लव बाइट दो। ये बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पर काफी ऊपर की तरफ अपनी उंगली रखी। दिलकशी सोच में पड़ गई थी, उसके चेहरे पर ही उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने एक नज़र सितम की ब्रॉड चेस्ट की तरफ देखा और फिर अगले की पल उस पर से अपनी नज़रें हटा ली। एक तो वैसे ही वो इतना जानलेवा था और ऊपर से खुदा ने उसे बॉडी भी ऐसी दी थी जैसे सितम का जन्म ही सितम ढाने के लिए हुआ हो। उसने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद की और फिर सितम की गर्दन की तरफ बढ़ गई। उसने अपने नाजुक से होठों को सितम की गर्दन पर रखा और उसे हल्का सा चूमकर अगले ही पल उससे अलग हो गई। सितम तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हारा पता नहीं लेकिन मैं बच्चा बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए बच्चों वाली हरकत मेरे साथ तो करना मत। दिलकशी मायूसी भरे चेहरे से बोली, मुझे सच में लव बाइट करना नहीं आता, मैंने कहा ना आपसे, ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है जो मैं बचपन से करती आ रही हूँ और अब मैं झट से कर दूंगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सितम उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, मैं सिखाऊं? उसके सवाल पर दिलकशी कोई जवाब दे ही नहीं पाई। उसके जो होंठ पहले ही फड़फड़ा रहे थे उन्होंने और भी ज़्यादा फड़फड़ाना शुरू कर दिया। सितम का मन तो कर रहा था कि उन्हें अपने होठों में कैप्चर करके उनका फड़फड़ाना बंद कर दे, लेकिन फिलहाल वो उसके होठों की तरफ नहीं गया बल्कि उसकी गर्दन पर झुका और वो भी बहुत ऊपर की तरफ जहां पर उसकी वो दी हुई लव बाइट साफ दिखने वाली थी। उसने दिलकशी की स्किन को अपने होठों के अंदर दबा लिया था और उसे जोर से शक करने लगा, जिसकी वजह से दिलकशी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके हाथ तुरंत सितम के कंधे पर आ गए थे और उसके नाखून सितम के कंधे पर चुभ रहे थे क्योंकि इस वक्त सितम ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, वो ऊपर से पूरी तरह नेक था। दिलकशी अपने होठों को अंदर की तरफ दबाए उस दर्द को अपने अंदर जब्त करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से नमी अब उसकी आंखों के किनारों तक आ गई थी और जैसे ही सितम ने उसे छोड़ा उसकी सिसकी निकल गई। सितम उससे अलग हुआ और उसकी गर्दन की तरफ देखने लगा जहां पर गहरा लाल सुर्ख निशान साफ दिखाई दे रहा था। सितम ने अब अपना फ़ोन लिया और एक पिक्चर उस लव बाइट के निशान की क्लिक करके बोला, अगर ऐसा निशान नहीं आया तो इस बार मैं शर्ट पहनूंगा नहीं बल्कि पेंट भी उतार दूंगा। उसकी धमकी सुनकर दिलकशी की आंखें बड़ी हो गई। वो फ़ोन की तरफ देख रही थी जहां उसे वो निशान साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अपनी गर्दन पर इतना झुकना तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था जो वो ऐसे उसे निशान को देख पाती। उसने सितम की गर्दन की तरफ देखा और बोली, अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई तो? सितम बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो ठीक है, पेंट नहीं उतारूंगा, सिर्फ बटन खोल दूंगा। उसकी धमकी सुनकर दिलकशी ने मुंह बनाया। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की और सितम की गर्दन की तरफ अपने होठ बढ़ा दिए। इस बार उसने सितम को लव बाइट दी और वो भी सितम की तरह डेंजरस वाली। सितम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने अपना हाथ दिलकशी की पीठ पर रखा हुआ था और उसका हाथ लगातार दिलकशी की पीठ पर कसता जा रहा था। जहां सितम को दिलकशी के तीखे दांतों की वजह से हल्का हल्का दर्द हो रहा था, वहीं उसका हाथ जिस तरह से दिलकशी की कमर को दबा रहा था दिलकशी को भी दर्द हो रहा था। जब दिलकशी ने सितम की गर्दन से अपने होंठ हटाए तो सितम ने सामने गाड़ी के मिरर में खुद को देखा और अपनी गर्दन पर उस लव बाइट को देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। उसने साइड में फेंकी हुई अपनी शर्ट उठाई और दिलकशी की तरफ देखकर बोला, गुड जॉब,
अच्छी स्टूडेंट हो तुम, बाकी चीज़ तुम्हें सिखाने में मज़ा आएगा मुझे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशंस थे। दिलकशी उसे शर्ट पहनते हुए देख राहत की सांस ले रही थी। अब सितम ने तो अपने कपड़े पहन लिए थे, लेकिन अब उसे अपने कपड़ों की टेंशन हो रही थी। जिस ड्रेस में वो अपने दादाजी के घर जा रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बम के सामने जा रही हो और जैसे ही वो उनके पास गई वो बम उसे उड़ा देगा। सितम ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने घुटने पर रखा तो दिलकशी को अब अपने दादाजी से बड़ा बम तो सितम लगने लगा। उसका नाजुक सा हाथ सितम के एकदम हार्ड हाथ में कसा हुआ था और सितम आराम से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी रघुवंशी मैंशन के पार्किंग एरिया में रुकी। वहीं दूसरी तरफ मैंशन के अंदर इस वक्त यशवंत जी अपने कमरे में थे और तभी एक सर्वेंट ने आकर उन्हें बताया कि पार्किंग एरिया में सितम की गाड़ी आकर रुकी है। एक्चुअली उन्होंने पहले ही उस सर्वेंट को नज़र रखने के लिए कहा था कि जब भी सितम आए तो वो तुरंत उन्हें इन्फॉर्म करें। उनके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, वो अपनी जगह से उठे। सर्वेंट वहां से जा चुका था और अब यशवंत जी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोले, पग फेरे की रस्म के लिए आए हो ना तुम? तुम्हें लगता है कि हमारे घर की लड़की को तुम अपने पास रखोगे और हमसे जीत जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। जितनी तुम्हारी उम्र है उतने तो यशवंत रघुवंशी ने खेल खेल लिए हैं और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें बताया जाए कि आखिर खेल खेला कैसे जाता है। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर घमंड भरी स्माइल थी। सितम गाड़ी से बाहर निकला और तुरंत दिलकशी की तरफ आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला दिलकशी तुरंत मासूमियत से बोली, क्या मैं आपको एक ऑफर दे सकती हूँ? सितम ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। दिलकशी मुस्कुराई और बोली, आप रूम में मुझे जो पहनने के लिए कहेंगे मैं पहन लूंगी, कभी मना नहीं करूंगी और कभी आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं शादी को भी अच्छे से एक्सेप्ट कर लूंगी। क्या हम वापस घर चलें? सितम समझ रहा था कि दिलकशी वापस घर जाने की बात क्यों कह रही है, क्योंकि उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वो तुरंत बोला, ठीक है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। दिलकशी मुंह बनाते हुए बोली, आप कोई सरकारी अफसर है क्या जो बात बात पर मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं? सितम ने अपना पैर गाड़ी के ऊपर की तरफ रखा और फिर दिलकशी के चेहरे पर झुककर बोला, सरकारी अफसर तो नहीं, लेकिन जहां मैं होता हूं वहां कोई और अफसर नहीं होता। अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हें यहां बाहर आकर मुझे स्मूच करना होगा। उसकी बात सुनकर दिलकशी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, सीधा सीधा बोलिए ना कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, ऐसे घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हैं? सितम मुस्कुराया और फिर बोला, तो सीधे सीधे बाहर आ जाओ। दिलकशी ने अपनी ड्रेस को नीचे की तरफ खींचा और फिर गाड़ी से बाहर निकलने लगी, लेकिन एक बार फिर से उसकी सारी हिम्मत टूट गई और वो बोली, वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बचपन से लेकर अब तक थोड़े थोड़े पैसे सेव किए हैं, वो सारे मैं आपको दे दूंगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सितम एक बार फिर से बोला, गोद में उठाकर अंदर लेकर जाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्या? उसकी बात सुनकर दिलकशी ने एक बार फिर से मुंह बनाया और इस बार हिम्मत करते हुए गाड़ी से बाहर निकली। वो अभी भी अपनी ड्रेस को नीचे की तरफ खींच रही थी और मन ही मन दुआ कर रही थी कि आज बेशक उसके दादाजी जी किसी काम से बाहर गए हो या फिर बेशक से उनकी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उसके सामने न आए। सितम ने उसका हाथ पकड़ा और फिर अपने पीछे ही एक गाड़ी की तरफ देखने लगा। दिलकशी ने भी उस गाड़ी की तरफ हैरानी से देखा। उस गाड़ी में से 2 सर्वेंट निकले और उन्होंने तुरंत गाड़ी में रखा हुआ सामान अपने हाथों में उठा लिया। दिलकशी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन देखकर सितम मुस्कुराते हुए बोला, पहली बार अपने ससुराल अपनी बीवी के साथ आ रहा हूँ, खाली हाथ आता अच्छा लगता हूँ क्या? दिलकशी बड़बड़ा कर बोली, आ तो गए हम, पता नहीं वापस जा पाएंगे या नहीं। सितम उसका बड़बड़ाना सुन रहा था, लेकिन अब उसने दिलकशी से कुछ नहीं कहा। वो मन ही मन बोला, सितम राजपूत को हाथ लगाने की औकात नहीं है किसी में। जहां पर लोगों की सोच खत्म होती है वहां पर सितम राजपूत सोचने का सोचता है और फिर उसकी सोच कहाँ जाती है ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही वो दिलकशी को लेकर अंदर की तरफ आया, अंदर आते ही उसकी नज़र यशवंत जी पर गई जो वही सामने की तरफ खड़े थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, लगता है आप लोग भी हमारा इंतजार कर रहे थे। ये बोलते हुए उसकी नज़र ना सिर्फ यशवंत जी पर थी बल्कि उनके पीछे खड़े वनराज और माधवी जी पर भी थी। अगद राजपूत भी वहीं खड़ा था और उसका चेहरा बेशक शांत था, लेकिन उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी। उसकी नज़र दिलकशी पर थी और दिलकशी ने जिस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी, अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी चेंज होने लगे थे। वहीं यशवंत जी ने अभी भी खुद को नॉर्मल रखा हुआ था। सितम ने दिलकशी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे लेकर आगे की तरफ आया। यशवंत जी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा इंतजार करना तो बनता ही है, इस घर की इकलौती पोती के पति हो तुम, तुम्हारे इंतजार में तो हमने अपनी पलकें बिछा रखी हैं। सितम ने दिलकशी को आगे खड़ा किया और खुद उसके पीछे खड़े होकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका एक हाथ दिलकशी के पेट पर था और दूसरा उसके कंधे पर, लेकिन घुमाकर, जिससे उसका अंगूठा दिलकशी की गर्दन के उस हिस्से को सहला रहा था जहां पर अभी अभी सितम ने लव बाइट दी थी। और उसके ऐसा करने पर यशवंत जी और बाकी सबकी नज़रें भी दिलकशी की गर्दन पर आ चुकी थी।
सितम के चेहरे पर लंबी सी डेविल स्माइल आई और वो यशवंत जी की तरफ देखते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा आपकी पोती को, हालांकि लव मैरिज नहीं है हमारी, लेकिन आपकी पोती ने एक ही रात में इस शादी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। दिलकशी अपनी जगह पर खड़ी थर थर कांप रही थी। सितम ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था, लेकिन फिर भी उसका वो कांपना जारी था। एक तो शॉर्ट ड्रेस ऊपर से सितम उसे अपनी बाहों में भरकर खड़ा था और तीसरा उसे अपनी गर्दन पर दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि सितम अंगूठे से उसकी गर्दन को सहला रहा था। वो अपने दादाजी की तरफ देखते बोली, प्रणाम दादाजी। यशवंत जी तिरछा मुस्कुराए और बोले, हमने अपनी बेटी को संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि जो रिश्ता तुमसे जोड़ा जाए उसे बस दिल से अपना लो। सितम उनकी बात पर तुरंत बोला, अच्छी बात है, आपने मेरी बीवी को बहुत अच्छे संस्कार दिए, लेकिन आई एम सो सॉरी यशवंत रघुवंशी, आई मीन दादाजी, अब आपकी पोती मेरी बीवी है और अब उसके अंदर आपके संस्कार नहीं मेरा प्यार बोलेगा। ये बोलते हुए वो अपनी चैलेंजिंग नज़रों से यशवंत जी को देख रहा था और यशवंत जी गुस्से से उबल रहे थे, पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी शांत थे, पर दूसरी तरफ उनका दिमाग भी चल रहा था और उन्होंने सोच रखा था कि उन्हें करना क्या है। CH10 बच्चों वाले खेल नहीं खेलता मैं, मुंबई। रघुवंशी मेंशन अब आगे। तभी अचानक से यशवंत जी मुस्कुराए और बोले, अब तुम खड़े रहोगे क्या? मेरा मतलब है आओ बैठो, हमें अपनी सेवा करने का मौका तो दो। सितम मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, आपसे सेवा करवाने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बोलते हुए वो दिलकशी का हाथ पकड़कर आगे की तरफ आया और सोफे पर बैठ गया। उसने अपने पैर सामने टेबल पर रख दिए थे। उसके पैरों को टेबल पर देखकर आगत का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वही दिलकशी सितम से थोड़ी दूर होकर बैठी थी, लेकिन अब सितम ने दिलकशी की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लिया। यशवंत जी चुपचाप सामने सोफे पर बैठे थे। वो अब माधवी जी की तरफ देखते हुए बोले, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर रसोई घर में अपने दामाद के लिए शाही पकवान बनवाओ, जरा इनकी खातिरदारी करो। माधवी जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से किचन की तरफ चली गई। वहीं वनराज जी और आगद अभी भी यशवंत जी के पीछे खड़े थे। दिलकशी को वहां पर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। वो सितम को देखते हुए थोड़ा धीमे से बोली, मेरी कमर से हाथ हटा लीजिए ना, दादाजी के सामने अच्छा नहीं लग रहा होगा। सितम तुरंत बोला, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, वरना अब तक तो सिर्फ अपने पास बिठा रखा है, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करोगी तो अपनी गोद में बिठा लूंगा। उसकी धमकी सुनकर दिलकशी तुरंत चुप हो गई। तकरीबन 15 मिनट बाद माधवी जी वापस आई और बोली, डाइनिंग टेबल पर खान लग चुका है, आइए दामाद जी, आओ दिलकशी। ये बोलते हुए वो सितम और दिलकशी की तरफ देख रही थी। दिलकशी तुरंत अपनी जगह से उठ गई। वैसे भी उसे तो मौका चाहिए था सितम से अलग होने का। वही सितम भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए अपनी जगह से उठा और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर अचानक ही रुका और यशवंत जी की तरफ देखते हुए बोला, आप क्यों बैठे हैं? आइए आप भी हमारे साथ लंच एंजॉय कीजिए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आप हमें अकेले ही खाना खिलाना चाहते हैं, कहीं खाने में कुछ मिला? ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गया था। वही यशवंत जी के चेहरे पर एक बार फिर से तिरछी मुस्कुराहट आ गई। आगत गुस्से से बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम अपना दिमाग और जुबान कुछ ज्यादा ही चलाते हो? यशवंत जी गुस्से से बोले, फिलहाल तो मुझे तुम्हारी जुबान ज्यादा चलती हुई लग रही है, घर के इकलौते दामाद के साथ बदतमीजी करोगे तो घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। यशवंत जी को गुस्से से आगत को डांटते हुए देख सितम हंसा और फिर आगत की तरफ देखते हुए बोला, मेरे घर में नौकरों की औकात भी तुमसे बेहतर है, खैर अब जो जितना डिजर्व करता है उसे उतना ही तो मिलेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। वो अब जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ आया जहां पर दिलकशी पहले से ही बैठी थी और डाइनिंग टेबल की तरफ देख रही थी। सारा खाना उसकी पसंद से बना हुआ था, लेकिन एक चीज़ तो ऐसी थी जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और वो थी केसर खीर। उस खीर को खाने के लिए वो खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। यशवंत जी जाकर हेड चेयर पर बैठे और वनराज जी सामने वाली हेड चेयर पर बैठने लगे, लेकिन अचानक ही सितम ने चेयर पीछे की तरफ खींच ली और फिर खुद उस चेयर पर बैठते हुए बोला, वैसे मैंने कभी आपको बोलते हुए नहीं देखा, आप बोलते भी है या फिर भगवान ने बिना साउंड सिस्टम के ही धरती पर भेज दिया? उसकी बात सुनकर वनराज जी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। वही दिलकशी ने तुरंत कहा, ये आप मेरे डैड से कैसे बात कर रहे हैं? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही यशवंत जी बोले, और तुम अपने पति से इस तरह से कैसे बात कर रही हो? यशवंत जी की डांट सुनकर दिलकशी ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया था। वही माधवी जी सितम को खाना परोसने लगी। उन्होंने सितम की प्लेट में 3-4 सब्जियां, रोटी, पूरी, चावल सब कुछ रख दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई शाही थाली परोसी गई है। तभी अचानक से दिलकशी बोली, आज आपने कितने दिनों बाद मेरी पसंद का खाना बनाया है मम्मा, ये केसर खीर तो देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यशवंत जी तुरंत बोला, अगर इतनी ही पसंद है ये खीर तो फिर इसके लिए वेट क्यों करना, सबसे पहले तुम यही खीर खाओ। सितम यशवंत जी के चेहरे के एक्सप्रेशन ही नोटिस कर रहा था। माधवी जी ने जल्दी से दिलकशी को खीर परोस कर दी। दिलकशी ने खीर में रखा हुआ चम्मच उठाया और उसे अपने होठों की तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन अचानक ही वो जोरों से चिल्ला उठी।
सितम सामने रखा हुआ वेजिटेबल सूप ले रहा था, लेकिन उसके हाथों से वो बाउल गिर गया था और थोड़ा सा सूप दिलकशी के हाथ पर गिर गया था और थोड़ा सा उसके कब्जों पर भी। दिलकशी हैरानी से अब सितम को देख रही थी। वही सितम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा सहलाते हुए बोला, आई एम सो सॉरी हार्टबीट, मुझसे गलती से हो गया। एक काम करो, जाओ तुम अपने रूम में जाओ और वहां पर अपने कपड़े साफ कर लो। दिलकशी ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। कितने मन से वो अपनी फेवरेट खीर खाने जा रही थी, लेकिन सितम ने जैसे उसके मुंह से निवाला ही छीन लिया। वो अपनी जगह से उठी और अपने रूम की तरफ चली गई। उसे अपने रूम की तरफ जाते हुए देख यशवंत जी के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे। वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। अचानक से ही सितम ने अपने आदमियों की तरफ देखा जो वहीं साइड में खड़े थे, जो उसके साथ रघुवंशी मेंशन में शगुन की थालियां भी लेकर आए थे। उसने जैसे ही अपने आदमी को इशारा किया, वो तुरंत बाहर की तरफ गया और कुछ ही देर बाद वो एक कुत्ते को लेकर अंदर की तरफ आया। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर यशवंत जी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो दांत पीसते हुए बोले, कुत्तों का इस घर में आना अलाउड नहीं है। सितम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों, अपनी ही प्रजाति के लोगों से इतनी नफरत क्यों? आगत गुस्से से चिल्लाया, फालतू की बकवास बंद करो, खबरदार अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की तो। ये बोलते हुए वो चुप हो गया था, क्योंकि यशवंत जी उसे गुस्से से देख रहे थे। वहीं सितम ने अब उस कुत्ते को अपने हाथों में लिया और उस खीर की तरफ देखने लगा जो दिलकशी खाने वाली थी। उसने उस खीर का कटोरा उठाया और उसे उस कुत्ते के मुंह के आगे कर दिया। खीर की स्मेल आते ही उस कुत्ते ने खीर को खाना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसने वो सारी खीर फिनिश की, सितम ने उसे नीचे जमीन पर छोड़ दिया। यशवंत जी उसकी इस हरकत पर हैरान रह गए थे, उनकी आंखें बड़ी हो चुकी थीं। वहीं दिलकशी ने भी अपनी ड्रेस को साफ कर लिया था और वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। उसने ये नहीं देखा था कि सितम ने उस कुत्ते को खीर खिलाई थी, लेकिन अब वो उस कुत्ते को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि वो कुत्ता जमीन पर लेटा हुआ तड़प रहा था। वो जोरों से भूख रहा था, लेकिन अब उसके भौंकने की आवाज़ धीमी होती जा रही थी और उसकी हिम्मत खत्म होती जा रही थी। यशवंत जी गुस्से से कांपते हुए अपनी जगह से खड़े हो गए। दिलकशी तुरंत वहां पर आई और उस कुत्ते की तरफ देखते हुए बोली, ये डॉगी यहाँ पर कैसे आया? ये बोलते हुए उसने जल्दी से उस डॉगी के पास आकर उसे अपनी गोद में ले लिया था। उसे यूं तड़पते हुए देख उसकी खुद की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वहीं सितम की गहरी नज़रें इस वक्त यशवंत रघुवंशी पर थीं। वो अपनी जगह से उठकर यशवंत रघुवंशी के पास आया और उसे देखते हुए बोला, बूढ़े हो गए हो तुम यशवंत रघुवंशी, खेल खेलना बंद कर दो। सामने वाला बेशक से पुराना खिलाड़ी नहीं, लेकिन खिलाड़ी बा कमाल है। ये बोलकर उसने आई विंक की। अगद, वनराज जी और माधवी तीनों के चेहरे इस वक्त गुस्से से कांप रहे थे, क्योंकि यशवंत जी के इस प्लान में वो भी बराबर के हिस्सेदार थे। उनका प्लान दिलकशी को खत्म करना था, ताकि ना दिलकशी जिंदा रहे और ना ही उसे हथियार बनाकर सितम उन लोगों को नीचा दिखा सके। लेकिन शायद उन लोगों के दिमाग में ये छोटी सी बात नहीं आई कि सितम राजपूत को समझना उनकी औकात से भी बाहर है। यशवंत जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। सितम व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, और जैसे जैसे तुम बूढ़े होते जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग घुटनों में जा रहा है। इलाज शुरू करवा दो अपने घुटनों का, कहीं दिमाग और ज्यादा खिसक गया तो सीधा पैरों में चला जाएगा, और अगर गलती से कहीं तुम्हारा दिमाग मेरे पैरों के नीचे आया तो मैं मसल दूंगा। यशवंत जी गुस्से से कांपते हुए बोले, आज तो तुमने उसे बचा लिया, लेकिन हर बार नहीं बचा पाओगे। सितम डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, अगर सितम राजपूत के होते हुए तुमने उसकी बीवी को हल्की सी खरोच भी पहुंचा दी ना, तो सितम राजपूत अपना सर तुम्हारे कदमों में झुका देगा। और हाँ, अब जरा अपने घर के पालतू कुत्तों को थोड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि मैं गोली सीने में मारने का दम रखता हूँ। ये बच्चों वाले खेल नहीं खेलता मैं। ये बोलकर वो व्यंग्य से मुस्कुराया और पीछे की तरह हट गया। वो दिलकशी के पास आया, जो उस डॉगी को देखते हुए बुरी तरह से रो रही थी, क्योंकि अब वो डॉगी अपने प्राण त्याग चुका था। उसकी बॉडी एकदम अकड़ चुकी थी। अचानक ही सितम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। दिलकशी रोते हुए बोली, ये डॉगी डॉगी मर मर कैसे गया? सितम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर की तरफ चल दिया। दिलकशी इस वक्त इतनी ज्यादा उदास और मायूस थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो बस लगातार रोए जा रही थी और उसने अपना चेहरा सितम के सीने में छुपा रखा था। यशवंत जी गुस्से से कांपते हुए उसे बाहर की तरफ जाते हुए देख रहे थे। वो अब अगद की तरफ देखते हुए बोले, आज तक हमने तुम्हें रोक कर रखा, लेकिन अब हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। इस सितम के इतने टुकड़े करना कि गिनने मुश्किल हो जाए। ये बोलकर वो तुरंत अपने कमरे की तरफ चले गए और उनकी बात सुनकर आगद के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। अब उसके पास मौका था सितम से बदला लेने का, और अब वो इस मौके का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करने वाला था। वहीं सितम ने दिलकशी को गाड़ी में बिठाया और अगले ही पल ड्राइविंग सीट पर बैठकर रघुवंशी मेंशन से निकल गया।